केनिची एक मध्यम आयु का आकर्षणहीन व्यक्ति है जिसे केवल एक चीट कौशल के साथ दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है जो उसे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट तक पहुंच प्रदान करता है। ये कहानी केनिची से शुरू होती है, एक आदमी जो खुद को इतनी मेहनत से काम करता है कि अंततः अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अपनी सेहत पर असर पड़ने का एहसास होने पर वह अपनी व्यस्त जिंदगी को पीछे छोड़ने और जंगल में एक सरल शांत जीवन अपनाने का निर्णय लेता है। वहाँ वो अपनी दिनचर्या में फसलें उगाने, कौवों के साथ खेलने और अपने खाली समय में लिखते हुए इशिकाई एनीमे देखने में बिताता है। एक दिन जब वह ऑनलाइन सामग्री ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा होता है, केनिची अचानक एक अजीब और अपरिचित जगह पर पहुंच जाता है। पास में एक लाश देखकर वह सोचने लगता है कि क्या वह किसी तरह एक फैंटेसी दुनिया में आ गया है। उसने जिन इशिकाई एनीमे को देखा है उनसे प्रेरित होकर वह एक स्टेटस स्क्रीन बुलाने की कोशिश करता है। उसकी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि यह वास्तव में काम करता है। स्क्रीन इस बात की पुष्टि करता है कि वह दूसरी दुनिया में है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। जिन स्टेटस स्क्रीन को वह शो में देखने का आदी था, ये उससे अलग है, जो स्वास्थ्य या जादू अंकों को प्रदर्शित नहीं करता और न ही कोई कौशल सूचीबद्ध करता है। इसके बजाय ये केवल दो विकल्प दिखाता है, एक जिसका नाम शांग्रीला है, इसलिए केनिची को उत्सुकता होती है और वो उस पर क्लिक करता है और पाता है कि ये वही ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जिसका वो अपने पुराने संसार में अक्सर उपयोग किया करता था। फिर उपलब्ध दूसरा फीचर एक आइटम बॉक्स है। इसे आजमाते हुए केनिची कुछ पास के खरपतवार को इसमें रखता है और पाता है कि उन्हें निकालना उतना ही आसान है। उसी समय केनिची के पेट से जोर की आवाज आई, जिससे उसे अपनी भूख का एहसास हुआ। इसलिए वह शांग्रीला से खाना मंगवाने की कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से स्क्रीन उसे पैसे डालने के लिए कहती है और केनिची के पास कोई पैसा नहीं है। जल्दी से सोचते हुए उसे एक विचार आता है। वह परीक्षण करता है कि क्या वह अपने आइटम बॉक्स में संग्रहित वस्तुओं का नकद में व्यापार कर सकता है। दुख की बात है कि पहले से उठाई गई घास की कोई कीमत नहीं है, जिससे वह निराश और खाली हाथ रह जाता है। हताश होकर केनिची की नजर पास की लाश में फंसी हुई तलवार पर पड़ती है। हालांकि हिचकिचाते हुए वह इसे बेचने का निर्णय लेता है और राहत की बात है कि तलवार लगभग 1 लाख येन में बिक जाती है, जिससे आखिरकार उसे खाना खरीदने के लिए धन मिल जाता है। फिर केनिची थोड़ी देर लेता है शव को दफनाने के लिए और दिल से धन्यवाद देता है कि इस अजीब नई दुनिया में जीवित रहने में उसकी मदद की। बाद में केनिची शांग्रीला का उपयोग करके एक साइकिल, मजबूत जूते और एक कंपास खरीदता है ताकि वह रास्ता खोज सके। कंपास उसे एक बस्ती की तलाश में मार्गदर्शन करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। ब्रेक के दौरान केनिची उन सामग्रियों का उपयोग करके भोजन तैयार करता है जो उसने मंगवाए थे और उसे एक साक्षात्कार होता है। वो शांग्रीला का उपयोग करके सामान मंगवा सकता है और फिर इस दुनिया में उन्हें बेचकर लाभ कमा सकता है, इसलिए ये उसकी संपत्ति बनाने के लिए एक आदर्श योजना है। केनिची अपने भोजन का आनंद लेता है, लेकिन उसकी शांति तब टूट जाती है जब भयानक राक्षस जंगल से निकल आते हैं। वह घबरा जाता है और शांग्रीला पर एक हथियार खोजने की कोशिश करता है और उसके पास केवल एक विकल्प होता है और वो होता है एक धनुष, लेकिन उसे इसका उपयोग करना नहीं आता। वह हताश होकर आतिशबाजी चुनता है। उनका इस्तेमाल जानवरों को डराने और कुछ समय खरीदने के लिए करता है। जब आतिशबाजी सिर्फ कुछ समय की राहत देती है तो केनिची जल्दी से एक स्लिंग शॉट ऑर्डर करता है और यह देखकर उसे आश्चर्य होता है कि यह पूरी तरह से काम करता है, जिससे वह राक्षसों को खदेड़ पाता है और वह निडर होकर हमला करता रहता है जब तक कि भेड़िए पीछे नहीं हट जाते। इकाई एनीमे देखने में बिताता है। एक दिन जब वह ऑनलाइन सामग्री ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा होता है, केनिची अचानक एक अजीब और अपरिचित जगह पर पहुंच जाता है। पास में एक लाश देखकर वह सोचने लगता है कि क्या वह किसी तरह एक फैंटेसी दुनिया में आ गया है। उसने जिन इशिकाई एनीमे को देखा है उनसे प्रेरित होकर वह एक स्टेटस स्क्रीन बुलाने की कोशिश करता है। उसकी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि यह वास्तव में काम करता है। स्क्रीन इस बात की पुष्टि करता है कि वह दूसरी दुनिया में है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। जिन स्टेटस स्क्रीन को वह शो में देखने का आदी था, ये उससे अलग है, जो स्वास्थ्य या जादू अंकों को प्रदर्शित नहीं करता और न ही कोई कौशल सूचीबद्ध करता है। इसके बजाय ये केवल दो विकल्प दिखाता है, एक जिसका नाम शांग्रीला है, इसलिए केनिची को उत्सुकता होती है और वो उस पर क्लिक करता है और पाता है कि ये वही ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जिसका वो अपने पुराने संसार में अक्सर उपयोग किया करता था। फिर उपलब्ध दूसरा फीचर एक आइटम बॉक्स है। इसे आजमाते हुए केनिची कुछ पास के खरपतवार को इसमें रखता है और पाता है कि उन्हें निकालना उतना ही आसान है। उसी समय केनिची के पेट से जोर की आवाज आई, जिससे उसे अपनी भूख का एहसास हुआ। इसलिए वह शांग्रीला से खाना मंगवाने की कोशिश करने का फैसला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से स्क्रीन उसे पैसे डालने के लिए कहती है और केनिची के पास कोई पैसा नहीं है। जल्दी से सोचते हुए उसे एक विचार आता है। वह परीक्षण करता है कि क्या वह अपने आइटम बॉक्स में संग्रहित वस्तुओं का नकद में व्यापार कर सकता है। दुख की बात है कि पहले से उठाई गई घास की कोई कीमत नहीं है, जिससे वह निराश और खाली हाथ रह जाता है। हताश होकर केनिची की नजर पास की लाश में फंसी हुई तलवार पर पड़ती है। हालांकि हिचकिचाते हुए वह इसे बेचने का निर्णय लेता है और राहत की बात है कि तलवार लगभग 1 लाख येन में बिक जाती है, जिससे आखिरकार उसे खाना खरीदने के लिए धन मिल जाता है। फिर केनिची थोड़ी देर लेता है शव को दफनाने के लिए और दिल से धन्यवाद देता है कि इस अजीब नई दुनिया में जीवित रहने में उसकी मदद की। बाद में केनिची शांग्रीला का उपयोग करके एक साइकिल, मजबूत जूते और एक कंपास खरीदता है ताकि वह रास्ता खोज सके। कंपास उसे एक बस्ती की तलाश में मार्गदर्शन करता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। ब्रेक के दौरान केनिची उन सामग्रियों का उपयोग करके भोजन तैयार करता है जो उसने मंगवाए थे और उसे एक साक्षात्कार होता है। वो शांग्रीला का उपयोग करके सामान मंगवा सकता है और फिर इस दुनिया में उन्हें बेचकर लाभ कमा सकता है, इसलिए ये उसकी संपत्ति बनाने के लिए एक आदर्श योजना है। केनिची अपने भोजन का आनंद लेता है, लेकिन उसकी शांति तब टूट जाती है जब भयानक राक्षस जंगल से निकल आते हैं। वह घबरा जाता है और शांग्रीला पर एक हथियार खोजने की कोशिश करता है और उसके पास केवल एक विकल्प होता है और वो होता है एक धनुष, लेकिन उसे इसका उपयोग करना नहीं आता।
वह हताश होकर आतिशबाजी चुनता है। उनका इस्तेमाल जानवरों को डराने और कुछ समय खरीदने के लिए करता है। जब आतिशबाजी सिर्फ कुछ समय की राहत देती है तो केनिची जल्दी से एक स्लिंग शॉट ऑर्डर करता है और यह देखकर उसे आश्चर्य होता है कि यह पूरी तरह से काम करता है, जिससे वह राक्षसों को खदेड़ पाता है और वह निडर होकर हमला करता रहता है जब तक कि भेड़िए पीछे नहीं हट जाते। अपने दल की धड़कन तेज होने के साथ केनिची अपना सामान उठाता है और भागता है, एक हेडलैम्प का उपयोग करके जिसे उसने खरीदा था ताकि वह अंधेरे में सुरक्षित मार्गदर्शन कर सके। अगली सुबह तक केनिची दूर एक शहर देखकर राहत महसूस करता है। रास्ते में वह फुयू नाम के एक व्यापारी से मिलता है जो उसे शहर तक लिफ्ट देने का प्रस्ताव करता है। केनिची स्वीकार करता है और दूसरे यात्री से अपना परिचय देता है। वह शहर में व्यापार करने की अपनी योजना समझाता है, लेकिन फुयू उसके उपकरणों की कमी से हैरान होता है। फिर फुयू अनुमान लगाता है कि वह उन विशेष लोगों में से एक होगा जिनके पास एक आइटम बॉक्स होता है। दूसरी यात्री प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक अपने सामान की डिब्बी से एक वाद्य यंत्र निकालती है और उनकी यात्रा के बारे में एक गीत गाने लगती है, ये घोषणा करते हुए कि केनिची की कहानी तो अभी शुरू हुई है। शहर पहुंचने पर केनिची फ्रायू का धन्यवाद देता है, उसे कुछ काली मिर्च उपहार में देकर। फ्रायू हैरान है लेकिन वह बेचैन भी है और पूछता है कि क्या केनिची शहर में मसाले बेचने की योजना बना रहा है। वह केनिची को बकोपा के बारे में चेतावनी देता है, जो कि एक शक्तिशाली मसाला संघ है जो बाजार पर एकाधिकार रखता है, इसलिए मसालों का व्यापार करना खतरनाक ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसके बाद फ्रायू थोड़ा सहज होता है और काली मिर्च के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, लेकिन केनिची इस पर जोर देता है कि यह एक उपहार है। लेकिन फ्यूयू एक गर्वित व्यापारी होने के नाते भुगतान पर जोर देते हैं, जिससे ये केनिची की पहली बिक्री बन जाती है। फिर फ्यूयू के जाने के बाद केनिची कुछ त्वरित गणनाएं करते हैं और ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि काली मिर्च कितनी मूल्यवान है। उस शाम केनिची एक रेस्तरां में पहुंचते हैं जो एक सराय के रूप में भी काम करता है, जहां रिसेप्शनिस्ट उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वह रात रुकने का निर्णय लेते हैं और एक कमरा के लिए एक सिल्वर चुकाते हैं। जब लड़की उसे उसका नाम साइन करने के लिए कहती है, केनिची महसूस करता है कि उसे इस दुनिया की भाषा में लिखना नहीं आता। शर्मिंदा होकर वह समझाता है कि ये इसलिए नहीं है कि वह अशिक्षित है, बल्कि केवल इसलिए कि वह स्थानीय लिपि से अपरिचित है। रिसेप्शनिस्ट को उसकी अजीब पोशाक को देखकर जिज्ञासा होती है और केनिची मजाक में कहता है कि यह सब उसके व्यापार की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि वह उसे चेतावनी देती है कि व्यापारी संघ किसी को भी पंजीकृत नहीं करेगा जो पढ़ लिख या बुनियादी गणनाएं नहीं कर सकता। ये साबित करने के लिए कि वह बेवकूफ नहीं है, केनिची जल्दी गणित का एक परीक्षण देता है और उसे हर सवाल सहजता से हल करके प्रभावित करता है। पढ़ना और लिखना अब भी मुश्किलें हैं तो वह उसे उसका नाम लिखना सिखाने की पेशकश करती है। लड़की फिर अपना परिचय अजेलिया के रूप में देती है और केनिची एक सौदा करता है। अगर वह उसे भाषा सिखाती है तो वह उसे दूसरे देश की कैंडी से पुरस्कृत करेगा और अजेलिया दिलचस्पी से सहमत हो जाती है। फिर जब अजेलिया मिठाई का स्वाद चखती है तो उसके अद्भुत स्वाद से चकित हो जाती है, जैसे किसी शाही व्यक्ति की तरह एक दुर्लभ व्यंजन का आनंद ले रही हो। इसलिए उसे चिंता होती है कि अगर ऊपरी वर्ग को पता चला तो वे इसे जब्त कर सकते हैं। केनिची हालांकि उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न होता है, उसे पाठ शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। फिर जब वे मूल बातें सीखते हैं तो केनिची को एहसास होता है कि भाषा उसके पुराने संसार की भाषा से समानताएं रखती है। अजेलिया के मार्गदर्शन के कारण वह तेजी से प्रगति करता है। केनिची की तेजी से सीखने से प्रभावित होकर अजेलिया भविष्यवाणी करती है कि वह एक सफल व्यापारी बनेगा और मजाक में कहती है कि वह एक दिन उसकी प्रेमिका भी बनना चाह सकती है। लेकिन केनिची उसे याद दिलाते हैं कि वह उससे बहुत बड़े हैं और इस विचार को छोड़ने का सुझाव देते हैं, लेकिन वह अनजाने में चीजों को और भी बदतर बना देते हैं जब वह उसका एक चित्र बनाते हैं। अजेलिया चित्र को देखकर स्तब्ध हो जाती है और मिठाई और चित्र के बीच खुद को अधिक खास महसूस करती है। वो केनिची की इस दया की बहुत आभारी महसूस करती है और इसे चुकाने का निश्चय करती है। अगली सुबह केनिची व्यापारियों के गिल्ड में अपना पंजीकरण पूरा करने जाता है। हालांकि शुल्क एक चांदी का सिक्का है। उसके पास खर्चों के बाद सिर्फ 1,16,000 येन बचे हैं। सौभाग्य से गिल्ड उसे किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देता है और उसे उसका आधिकारिक गिल्ड आईडी मिल जाता है। बाहर केनिची हलचल भरे बाजार में घूमते हुए विभिन्न सामानों की कीमतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। वह देखते हैं कि एक सादा प्लेट एक छोटे चौकोर चांदी के लिए बिकती है जो लगभग 5,000 येन के बराबर है, जबकि हल्के भूरे रंग के 2 कागज की शीट एक तांबे के लिए या लगभग 1,000 येन लागत होती है। जैसे ही वह चाकुओं और अन्य वस्तुओं का जायजा लेता है, वह एक अजीबोगरीब फल विक्रेता से फलों का मिश्रित बैग खरीदने का फैसला करता है, जिसका विपणन शैली अजीब है। वह फल केनिची को अपरिचित लगता है और हालांकि उसकी वस्तु बॉक्स उनके नाम दिखाता है, उसे अब भी नहीं पता कि वे क्या हैं। शुक्र है अजेलिया फलों को पहचानती है और उसे बताती है कि उन्हें ये बहुत पसंद है। अपने कमरे में वापस केनिची अपने अगले कदमों के बारे में सोचने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः थकावट के कारण बेहोश हो जाता है। अगले दिन केनिची खरीदारी किए हुए सामान का उपयोग करता है, जिसमें एक हथौड़ा भी शामिल है, अपने व्यवसाय के लिए एक स्टैंड बनाने के लिए। अजेलिया उन अभिनव क्लॉथ स्पिन पर आश्चर्य करती है, कहती है कि वे उसकी आदत वाले कमजोर क्लॉथ स्पिन से कितना बेहतर हैं। उसकी उत्तेजना केनिची को हैरान कर देती है, जिसे पता नहीं था कि इतनी साधारण वस्तु का मूल्य हो सकता है। बाद में केनिची अनजाने में एक बूढ़ी महिला को चौंका देता है जब उसने अपना स्टैंड उसके स्टैंड के पास लगाया। स्टैंड लगाने के बाद वो उसकी पहली ग्राहक बन जाती है। 5 कपड़े के क्लिप एक तांबे के सिक्के में खरीदती है और अपना परिचय ओनामा के रूप में कराती है तथा उसे इस क्षेत्र में गर्मजोशी से स्वागत करती है। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, केनिची के कपड़े की क्लिप्स तेजी से बिकती हैं, जिससे ओनाम का दिल बाग बाग हो जाता है। उसकी खुद की बिक्री में भी सुधार होता है, सिर्फ उसके पास होने की वजह से, और वह आशा व्यक्त करती है कि वह इस क्षेत्र में रहेगा। केनिची अपने क्लिप्स की सफलता से खुश है, लेकिन एक समझदार व्यापारी के रूप में वह यह भी पहचानते हैं कि नकल करने वाले जरूर उभरेंगे और उनसे टक्कर लेंगे। उसी समय एक युवा व्यक्ति केनिची के स्टॉल के पास आता है और तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि वह उच्च स्थिति का व्यक्ति है।
वह व्यक्ति केनिची के एक चाकू की जांच करता है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति से प्रभावित होकर। केनिची उसकी धार दिखाता है जो आसानी से विभिन्न सामग्रियों को काट देती है। चाकू की कीमत 2 चांदी है, जो महंगी है, लेकिन वह व्यक्ति प्रभावित और रुचि रखता है। हालांकि उसे ब्लेड कुछ छोटा लगता है और पूछता है कि क्या केनिची के पास कुछ बड़ा है। फिर वह अपनी वस्तु की दुकान में कुछ उपयुक्त चीज खोजता है, ये जानते हुए कि कुछ प्रतिबंधों के कारण बड़ी हथियारों को ढूंढना मुश्किल होता है। अंततः वह एक तलवार खोज लेता है और युवक इसकी कारीगरी और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। हालांकि तलवार की कीमत एक सोने के सिक्के के बराबर है। जब आदमी इसे खरीदने की इच्छा से जूझता है, केनिची सोचता है कि क्या उसने बहुत अधिक मांग की। फिर भी आदमी को बड़ा खर्च करने वाला मानते हुए केनिची को पूरा विश्वास है कि उसके व्यापारिक कदम सफल होंगे। तभी एक छोटा बिल्ली जैसा व्यक्ति केनिची के स्टॉल के आसपास सूंघने लगता है, जिससे उसे अन्य कैफे से अधिकता में जाने पर डांट सुनने को मिलती है। ये केनिची का जानवर प्रजातियों से ये पहला सामना है और वह आश्चर्य से देखने से खुद को रोक नहीं पाता। ये महसूस करते हुए कि उसकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं लग सकती, वह जल्दी से माफी मांगता है। बिल्लियों में से एक, जो कि असहजता को नजरअंदाज करता लगता है, केनिची के स्टैंड पर कूदकर छत की ओर इशारा करता है और उसे खरीदने की बात करता है। केनिची पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह शांग्री-ला से हमेशा और ऑर्डर कर सकता है। बिल्ली व्यक्ति तीनों खरीदने का फैसला करता है और केनिची इस मौके को भांपकर एक छोटा सा डिस्काउंट देता है, कुल से 1 तांबे का सिक्का घटा देता है। हालांकि बिल्लियां बताती हैं कि उनके पास तांबे के सिक्के नहीं हैं और उन्हें बुनियादी गणित की कोई जानकारी नहीं है। केनिची आगे बढ़कर उनका कुल जोड़ने में मदद करता है, अपनी गणना कौशल दिखाते हुए। पहले तो बिल्लियां संदेह में थीं, परंतु पिछले गोरे आदमी ने केनिची की सटीकता की पुष्टि की, जिससे बिल्लियां मान गईं। सौदा तय हो जाने पर गोरा आदमी भी घोषणा करता है कि वह तलवार खरीदने के लिए तैयार है। उस शाम केनिची अपनी कमाई से सराय में 5 पूरी रातों के लिए भुगतान करता है। इस बीच एक भव्य एस्टेट में एक कुलीन महिला अपने नौकरानी द्वारा खरीदे गए कपड़े के पिंस पर आश्चर्यचकित होती है। वह प्रेरित होती है और तय करती है कि वह अपनी कंपनी के माध्यम से उन्हें बेचना चाहती है और तुरंत अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने पिता से संपर्क करती है। वापस केनिची के साथ वह एक छोटे टब का उपयोग करके स्नान की तैयारी करता है, जिसे उसने हाल ही में खरीदा है। शांग्री-ला में घूमते हुए वह ड्रम बाथ्स का पता लगाता है और एक में पानी भरने और इसे आग पर गर्म करके आराम से नहाने के विचार पर विचार करता है। जैसे ही वह अब तक की गई खरीदारी के बारे में सोचता है, उसे एक विचार आता है। ऑनलाइन दुकान वास्तव में कैसे काम करती है? स्क्रीन की रोशनी उसके आसपास को प्रकाशित नहीं करती और उसे नहीं पता कि पैकेज कैसे डिलीवर होते हैं। इसलिए उसे शक होता है कि शायद दुकान किसी दिन किसी अलौकिक भुगतान की मांग करेगी, शायद उसकी आत्मा तक। ये सब समझ न पाने के कारण केनिची चिंता छोड़ने का फैसला करता है। कहीं और एक अस्त व्यस्त लड़की एक कबूतर को जमीन पर गिराने की कोशिश करती है। ये उम्मीद करती है कि यह उसका अगला भोजन होगा, लेकिन अचानक एक आवाज उसे पुकारती है, जिससे लड़की चौंक जाती है। वह घबराकर दौड़ने लगती है, जबकि चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई उसे न पकड़े। अगले दिन केनिची अपनी दुकान लगाना शुरू करता है और अपने इन्वेंट्री को अपडेट करने का निर्णय लेता है। वह डिस्प्ले में कुछ गहने जोड़ता है, कीमती रत्न नहीं, लेकिन पॉलिश किए हुए कांच के टुकड़े जो मुनाफा देने के लिए पर्याप्त आकर्षक दिखते हैं। जब वह सब कुछ व्यवस्थित कर रहा होता है, पिछले दिन की नौकरानी मार्गरेट वहां पहुंचती है और कहती है कि वह और कपड़े धोने की पिंस खरीदने आई है। केनिची पूछता है कि उसे कितनी चाहिए और आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह 100 की मांग करती है, लेकिन जब वह देखता है कि उसके पास पैसे तैयार हैं तो वह बिना सवाल किए बिक्री पूरी कर देता है। जैसे ही केनिची पिंस को पैक करता है, मार्गरेट गहनों को देखती है और पूछती है क्या ये गहने असली हीरे से बने हैं। केनिची समझाते हैं कि ये सिर्फ पॉलिश किए हुए कांच है, लेकिन उनकी सौंदर्य अपील इन्हें लोकप्रिय बनाती है। मार्गरेट कारीगरी की प्रशंसा करती हैं और उनसे एक को अलग रखने के लिए कहती हैं, ये वादा करते हुए कि वह बाद में आकर इसे खरीदेंगी। दिन के अधिकांश समय व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है, लेकिन जैसे ही केनिची दुकान बंद करने की तैयारी करता है, पिछले दिन के जंतु लोग लौट आते हैं। उनके गंभीर चेहरे उसे चिंतित कर देते हैं और उसे चिंता होती है कि वे कोई परेशानी करने के लिए आए हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, बिल्ली लड़की माइली उसके सामने आकर सूंघती है। वह आत्मविश्वास से दूसरों से कहती है कि उसे केनिची से मसालों की गंध आ रही है। जंतु लोग खुशी से झूम उठते हैं और केनिची से अनुरोध करते हैं कि वह उन्हें कुछ मसाले बेच दे। केनिची तुरंत हिचकिचाते हैं और मसाला सिंडिकेट के बारे में चेतावनियां याद करते हैं। उन्हें पता है कि मसाले बेचने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि सिंडिकेट कैसे काम करता है या अगर उन्हें पता चला तो वे उसके साथ क्या करेंगे, इसलिए वह जोखिम लेने से मना कर देते हैं। पशु लोग जोर देते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि केनिची जैसे नए व्यक्ति पर दबाव डालकर उसकी आजीविका को खतरे में डालना अनुचित है। अंततः जानवर लोग उसकी स्थिति को समझकर मान जाते हैं। हालांकि केनिची एक समझौता पेश करता है, जबकि उन्हें सीधे मसाले बेचना बहुत खतरनाक है। उनके साथ भोजन साझा करना किसी नियम के खिलाफ नहीं है, इसलिए वह समूह को अपने साथ रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित करता है। सुझाव देता है कि वे नगर के बाहर जंगल में मिले ताकि अनचाही ध्यानाकर्षण से बचा जा सके। खुश होकर बीस्ट फोक उत्सुकता से सहमत हो जाते हैं और उसी शाम वे केनिची और इनामा से नगर के बाहरी इलाके में मिलते हैं, सितारों के नीचे मिलकर पकाने और एक भरपेट भोजन का आनंद लेने के लिए तैयार। केनिची खाना बनाना शुरू करने की तैयारी करता है जब इनामा पूछती है कि क्या वह मदद कर सकती है। वह उसे कुछ सब्जियां काटने के लिए देता है, लेकिन जैसे ही वह उन्हें देखती है, वह उनके चमकदार और रसदार रूप को देखकर हैरान रह जाती है।
केनिची समझाता है कि उसने उन्हें एक विदेशी देश से लाया है और उनके स्वाद की गारंटी देता है कि वो उनके लुक के जितना ही अच्छा है। जब वे दोनों सब्जियों पर काम कर रहे होते हैं, माइली और अन्य बीस्ट फोक नदी के पास व्यस्त होते हैं और वे भोजन में शामिल करने के लिए अच्छी मात्रा में मछली पकड़ने में सफल होते हैं। जैसे ही सामग्रियां तैयार होती हैं, केनिची मछली को तैयार करने लगते हैं। इसे अपने सावधानी से चुने हुए मसालों से सीजन करते हैं। वह सब कुछ एक बर्तन में डालकर पकाते हैं। अंततः एक ऐसा व्यंजन तैयार करते हैं जिससे जानवरों की जाति स्तब्ध रह जाती है। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा था और वे भोजन के लिए गहराई से आभारी हैं। हालांकि स्वादिष्ट भोजन उनके लिए शराब की लालसा पैदा करता है। हनामा उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, ये बताते हुए कि शराब महंगी है, लेकिन केनिची को उन्हें थोड़ा आनंद देने में कोई हर्ज नहीं लगता। इसलिए वह सस्ती शराब की बोतल निकालता है, उन्हें एक एक छोटा गिलास देता है और उनसे वादा करवाता है कि वे कभी भी किसी को उस भोजन के बारे में नहीं बताएंगे जो उसने उनके लिए पकाया। हनमो ने केनिची को चेतावनी दी कि वह बहुत उदार हो सकते हैं, लेकिन वह जोर देकर कहते हैं कि उन्हें आनंद लेने देने में कोई हर्ज नहीं है, खासकर जब से वे अच्छे लोग लगते हैं। रात जीवंत हो जाती है जब वे साथ में पीते हैं, हंसते हैं और यहाँ तक कि पास की नदी में स्नान करते हैं, लेकिन अंततः सभी सितारों के नीचे सो जाते हैं। मैं, जो केनिची को काफी पसंद करने लगी है, उसके बेडरूम में चुपके से विशेष मसालों की तलाश में घुस जाती है। अगली सुबह केनिची सराय में लौटता है, जहां अजेलिया स्पष्ट रूप से नाराज है। वह उसे सारी रात बाहर रहने के लिए डांटती है, स्पष्ट रूप से उसकी गतिविधियों पर संदेह करते हुए। केनिची उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बस शहर के बाहर कुछ जानवर लोगों के साथ मस्ती कर रहा था। हालांकि जब अजालिया उसकी जैकेट पर बिल्ली महिला का फर देखती है तो उसके संदेह और बढ़ जाते हैं। वह उस पर इससे कहीं अधिक करने का आरोप लगाती है और नाराज होती है कि उसने उसके ऊपर एक बिल्ली लड़की के साथ समय बिताना चुना। उस दिन बाद में हम देखते हैं कि जब केनिची अपने दुकान को एक और दिन के व्यापार के लिए तैयार करता है तो मार्गरेट आती है, लेकिन इस बार प्रिमुला के साथ। शुरू में केनिची प्रिमुला की आकर्षक सुंदरता से क्षण भर के लिए विचलित हो जाता है, लेकिन जब वह मार्गरेट को उसके पीछे खड़ा देखता है तो उसे याद आता है कि वे यहाँ उस हार को खरीदने आए हैं जिसके बारे में मार्गरेट ने एक दिन पहले पूछा था। वो उसे निकालता है और मार्गरेट उसके लिए भुगतान करती है और प्रिमुला को देती है, जो उसे ध्यान से देखती है। प्रिमुला हार की कारीगरी से चकित है, विश्वास नहीं कर पा रही है कि यह असली हीरो से नहीं बना है, इसलिए वह उत्सुक होकर पूछती है कि क्या केनिची के पास ऐसी और भी है। केनिची अपने संग्रह से और टुकड़े निकालता है और उनके जांचने के लिए रखता है। प्रिमुला न केवल उसके उत्पादों की गुणवत्ता से प्रभावित होती है, बल्कि यह तथ्य भी उसे आकर्षित करता है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स है, जो विरलता उसे और भी दिलचस्प बनाती है। वह फिर खुद को माइलो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक की बेटी के रूप में परिचय देती है और केनिची को अपने पिता से मिलवाने की इच्छा व्यक्त करती है, ये सोचते हुए कि उनके पिता केनिची के साथ काम करने में रुचि लेंगे। हालांकि केनिची एक बड़े व्यापारिक कंपनी के मालिक से मिलने के मौके के बारे में उत्सुक है। वह प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ जुड़ने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि हनामा उन्हें आश्वस्त करती है, समझाते हुए कि प्रिमुला के पिता नगर में अत्यधिक सम्मानित हैं और अपने अच्छे चरित्र के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा अधिक सहज महसूस करते हुए केनिची प्रिमुला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह उसे अपने रथ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। यात्रा के दौरान प्रिमुला केनिची को कुछ कपड़े पेन की प्रतिकृतियां दिखाती है जो उसके कारीगरों ने बनाने की कोशिश की थी। जबकि लकड़ी के आकार की नकल करना आसान था, धातु की स्प्रिंग को फिर से बनाना बहुत जटिल साबित हुआ। केनिची उनकी कठिनाई को समझता है क्योंकि वह भी नहीं जानता कि इन स्प्रिंग्स को कैसे बनाया जाता है, केवल इतना कि इस प्रक्रिया में उच्च स्तर की जटिलता शामिल है। आखिरकार वे प्रिमुला के घर पहुंचते हैं और केनिची उस विशाल संपत्ति को देखकर चकित रह जाता है। हालांकि प्रिमुला इसे कमतर बताती है, समझाते हुए कि जबकि यह प्रभावशाली लग सकता है, ये स्थानीय कुलीनों के स्वामित्व वाले महलों की तुलना में मामूली है। फिर केनिची और प्रिमुला हवेली में प्रवेश करते हैं और उनके पिता मल्लो उनका स्वागत करते हैं, जो एक सुसंगठित और करिश्माई व्यक्ति है। कुछ शिष्टाचारों के बाद मल्लो केनिची को बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि वे व्यापार पर चर्चा कर सकें। और जब केनिची बैठ जाते हैं तो वह मल्लो को कुछ आभूषण दिखाते हैं जो उनके पास स्टॉक में है, और प्रिमुला की तरह मल्लो भी शिल्पकला से प्रभावित होते हैं। प्रिमुला केनिची के आइटम बॉक्स का भी जिक्र करती है, जो मल्लो को रोमांचित करता है। वो बताता है कि उसके पास भी एक आइटम बॉक्स है जिसे वह अपनी ट्रेडिंग कंपनी को वर्तमान सफलता तक पहुंचाने में एक मुख्य उपकरण के रूप में श्रेय देता है। मल्लो ये बात बताता है कि यदि केनिची अपने आइटम बॉक्स का समझदारी से उपयोग करता है तो वह भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि फिलहाल केनिची इसे केवल सामान्य संग्रह के लिए उपयोग कर रहा है। फिर मल्लो मुख्य बात पर आता है। वह केनिची के मल्लो ट्रेडिंग कंपनी के आधिकारिक सप्लायर बनने की संभावना पर चर्चा करना चाहता है। केनिची, जो पहले से इस प्रकार के प्रस्ताव की उम्मीद कर रहा था, सोचता है कि मल्लो उसके उत्पादों को अधिकतम लाभ के लिए बाजार में लाने का इरादा रखता है। हालांकि केनिची सवाल करता है कि माला ने उसके स्टोर से कम कीमत पर सामान क्यों नहीं खरीदे और उच्च मुनाफे के लिए उन्हें फिर से बेचा। माला मानता है कि वह ऐसा कर सकता था, लेकिन वह ऐसे तरीके को धोखाधड़ी मानता है। यदि केनिची को कभी पता चला कि उनकी वस्तुएं बिना अनुमति के बेची जा रही हैं, तो यह उनके संबंध को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त सीधे बातचीत करके मालो उन अन्य व्यापारियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करता है जो भविष्य में केनिची से संपर्क कर सकते हैं। मालो की तर्कसंगत बातों से संतुष्ट होकर केनिची सुनते हैं जब मालो उन्हें उनके सामान के खुदरा मूल्य का 50% देने की पेशकश करता है। हालांकि केनिची उच्च प्रतिशत के लिए जोर दे सकते हैं, वह इस पेशकश से संतुष्ट है क्योंकि वह पहले से ही अपने ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से महत्वपूर्ण मुनाफा कमा रहे हैं। वह सौदे पर सहमति जताता है और दोनों समझौते को पक्का करने के लिए हाथ मिलाते हैं। आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद केनिची अपनी पहली खेप सामान की डिलीवरी करता है और इस प्रक्रिया में 1 मिलियन येन से अधिक के सिक्के कमाता है। जब वे भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे होते हैं, प्रिमुला केनिची के स्टॉक में सुंदर गहनों को देखती है और तुरंत उनसे प्यार हो जाता है। वह मॉलों से उन्हें खुद के लिए खरीदने की अनुमति मांगती है
और मॉलो को इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती। प्रिमुला केनिची को गहनों के लिए 10 सोने के सिक्के, जो 2 मिलियन येन के बराबर हैं, की पेशकश करती है। और इस लेन देन से केनिची को इस दुनिया में आने के बाद से पहली बार 8 अंकीय बैंक बैलेंस मिलता है। अपनी हालिया आर्थिक सफलता से उत्साहित होकर केनिची अपने ऑनलाइन स्टोर से एक घर खरीदकर अपनी सपनों की शांतिपूर्ण जिंदगी बनाने का फैसला करता है। अगले दिन केनिची शहर की दीवारों को छोड़कर जंगल में नए घर को स्थापित करने के लिए सही स्थान खोजने निकल पड़ते हैं। वो अपनी योजना अजेलिया को समझाता है ताकि वह चिंतित ना हो, लेकिन उसे अजीब लगता है कि उसने शहर की सुरक्षा के बजाय खतरनाक जंगल में रहने का स्वेच्छा से चुनाव किया। लेकिन केनिची उसे आश्वस्त करता है कि वह शहर की दीवारों से बहुत दूर नहीं होगा, और वह सोचती है कि वह सच में अजीब है। कुछ खोज के बाद वह एक उपयुक्त स्थान ढूंढ लेता है और अपने स्टोर से खरपतवार हटाने की मशीन खरीदकर क्षेत्र को साफ करना शुरू कर देता है। हालांकि वह जल्दी ही एक आम समस्या में फंस जाता है, ईंधन की लागत। जबकि उसके स्टोर में ज्यादातर वस्तुएं आश्चर्यजनक रूप से सस्ती हैं, ईंधन यहाँ उतना ही महंगा है जितना कि उसके पिछले संसार में था। इसे लागत मानकर केनिची ईंधन के लिए भुगतान करता है और तब तक काम करता रहता है जब तक वह जंगल के अंदर और बाहर रास्ता साफ नहीं कर लेता। इसके बाद वो पेड़ों की ओर ध्यान देता है। उनसे निपटने के लिए केनिची एक चैनसॉ खरीदता है और एक एक करके उन्हें काटना शुरू करता है। कई कठिन घंटों के काम के बाद वो बड़ी संख्या में पेड़ों को गिराने में सफल हो जाता है। लेकिन जब वो लकड़ियों को अपने आइटम बॉक्स में रखने की कोशिश करता है तो उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ता है। पेड़ बहुत लंबे हैं और फिट नहीं होते। निराश लेकिन दृढ़ संकल्पित केनिची फिर से चैनसॉ निकालता है और लकड़ियों को छोटा करके 10 मीटर लंबा टुकड़ों में काटता है, जो उसके आइटम बॉक्स में अच्छे से फिट हो जाते हैं। ज्यादातर पेड़ हटाने का काम पूरा हो गया है, अब बस ठूंठ बचे हैं। हालांकि सूरज के ढलने के कारण केनिची ने फैसला किया कि वह आज का काम खत्म करके कल लौटेगा। अगली सुबह केनिची ठूंठ हटाने के लिए वापस आता है। वह खुदाई शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही महसूस करता है कि यह उसके उम्र के लिए बहुत अधिक काम है। अपनी पीठ को खराब करने के लिए अनिच्छुक केनिची अपने स्टोर से एक बेखाऊ खरीदने का फैसला करता है। लेकिन जब यह आता है तो वह इस विशाल मशीन को देखता है। प्रभावित और पछतावा दोनों महसूस करता है, क्योंकि उसने 12 लाख येन भारी मशीनरी पर खर्च कर दिए हैं ताकि शारीरिक श्रम से बचा जा सके। इसलिए उसे थोड़ा पछतावा होने लगता है। हालांकि केनिची समझते हैं कि यह जो मेहनत बचाता है वह वास्तव में इसे एक सार्थक निवेश बना सकता है। फिर केनिची बैकहो का इंजन शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही एक बड़ी समस्या का एहसास होता है। ये डीजल पर चलता है और उसकी दुकान डीजल ईंधन नहीं बेचती। वह घबरा जाता है ये सोचकर कि यदि मशीन इतनी अधिक पैसे खर्च करने के बाद बेकार हो जाती है तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा। जल्दी से सोचते हुए केनिची को याद आता है कि केरोसिन में एडिटिव्स मिलाकर डीजल घर पर बनाया जा सकता है। हालांकि वह संकोच करता है, ये जानते हुए कि अनुपात गलत होने से बैकहो का इंजन खराब हो सकता है। सुरक्षित रहने के लिए हेनिकी पहले अपने मिश्रण को एक डीजल जनरेटर पर परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं। वो ध्यानपूर्वक जनरेटर के टैंक को अपने मिश्रण से भरते हैं, इसे चालू करते हैं और ये देखकर राहत महसूस होती है कि वो पूरी तरह से काम करता है। अपनी बनाई हुई डीजल से आश्वस्त होकर कि यह बेकहो के लिए काम करेगा, वह अगले दिन जंगल साफ करने के लिए लौटने की योजना बनाता है। उस रात केनिची को एक और समस्या का एहसास होता है। जंगल में कीड़ों की बहुतायत असहनीय है। समस्या का समाधान करने का निर्णय लेते हुए वह अगली सुबह एक स्थानीय जादू की दुकान जाता है ताकि कुछ कीट प्रतिरोधी जादुई पत्थर खरीद सके। दुकान का जादूगर मालिक केनिची का स्वागत करता है और पूछता है कि वह कहाँ से है, क्योंकि उसने उसे पहले आसपास नहीं देखा है। केनिची बताते हैं कि वह एक विदेशी हैं जिन्होंने हाल ही में शहर में एक दुकान खोली है और कीट विकर्षक पत्थरों की तलाश में है। जादूगर उन्हें सूचित करता है कि पत्थरों की कीमत 3 चांदी के सिक्के हैं, जो केनिची को महंगी लगती है। समझौता करने की उम्मीद में वो जादूगर को भुगतान के रूप में 2 संतरे देने का प्रस्ताव करते हैं। विदेशी फल को देखकर, जिसे वह पहले कभी नहीं देखा, जादूगर प्रस्ताव से प्रभावित होता है और कीमत कम कर देता है। बाद में केनिची ओनामा से उस जादूगर के बारे में चर्चा करता है, जो उसे बताता है कि जादूगर अपने व्यापक ज्ञान के लिए जाना जाता है और दोस्त बनाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति है। वह इसकी तुलना शहर के सबसे कुख्यात व्यक्ति शागा से करती है, जो एक बदनाम डाकुओं के समूह का नेता है। उसके वांछित पोस्टर हर जगह चिपके हुए हैं और उसकी पकड़ के लिए इनाम बहुत बड़ा है। और उसी रात शागा एक गाड़ी पर हमला करता है जो गुलामों को ले जा रही होती है, जिससे हर कोई सोच में पड़ जाता है कि वह उनके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। अगले दिन केनिची जंगल में वापस जाता है, आखिरकार अपनी बैकहो का उपयोग करने के लिए तैयार। उनके पहले के पछतावे गायब हो जाते हैं जब वो ये समझते हैं कि मशीन उनके काम को कितना आसान बनाती है और इसे चलाने में कितना मजा आता है। ठूंठ साफ करने के बाद केनिची को लगता है कि जंगल में एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनकी खोज में वे अजेय हैं। हालांकि उनकी उत्सुकता ये महसूस करने से कम हो जाती है कि बैकहो खरीदने के बाद उनका बैंक खाता खतरनाक रूप से कम हो गया है। अभी के लिए वो आगे किसी भी निर्माण को रोकने का फैसला करता है और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगले दिन केनिची को चीनी बेचने के लिए मालो के पास लाता है, लेकिन मालो समझाता है कि हालांकि चीनी और नमक अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं, देश के पास उन पर विशेष अधिकार हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें केनिची जैसे निजी विक्रेताओं से नहीं खरीदा जा सकता। ये खबर केनिची के लिए निराशाजनक है, क्योंकि उसने उन्हें बेचने से भारी मुनाफा कमाने की उम्मीद की थी। हालांकि मालो कुछ अच्छी खबर साझा करते हैं। केनिची के आभूषणों ने बड़ी सफलता हासिल की है। जानने के लिए उत्सुक कि केनिची के पास और क्या है, माओ तब चकित हो जाता है जब केनिची अपनी नई कृतियों का अनावरण करता है। उन वस्तुओं को बेचने के बाद केनिची अपनी बढ़ती संपत्ति में 3 मिलियन येन की कीमत का सोना और चांदी जोड़ लेता है। अपनी नई संपत्ति के साथ केनिची आखिरकार एक लॉग कैबिन खरीदने में सक्षम है। कीमत बहुत सस्ती लगती है, लेकिन वह तब चौंक जाता है जब डिलीवरी आती है, क्योंकि वह तैयार नहीं आती है और उसे एहसास होता है कि उसे कैबिन खुद बनानी पड़ेगी। स्थिति आदर्श से कम है,
इसीलिए कीमत इतनी कम थी और कोई विकल्प न होने पर केनिची काम शुरू करता है। शुक्र है, असेंबली प्रक्रिया सरल है, जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी की तख्तियां जोड़नी होती हैं और शुद्ध संयोग से जंतु लोग पास में शिकार कर रहे थे और जब उन्होंने उसे देखा तो वे मदद करने के लिए आ गए क्योंकि वे उसके पहले दिखाए गए दयालुता के लिए आभारी थे। जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ता है, केनिची अपना स्टॉल चलाना जारी रखता है और सप्ताह तेजी से बीत जाते हैं। जानवरों जैसी प्रजातियों की मदद के लिए केनिची एक ग्रिल खरीदता है ताकि उन्हें खिला सके और एक व्यक्ति वाला तंबू खरीदता है ताकि वह अपने निर्माण स्थल के पास डेरा डाल सके। और लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद केबिन अंततः पूरा हो जाता है। केनिची को उनके कठिन परिश्रम के लिए जानवरों के लोगों का धन्यवाद करना है और वे साथ में जश्न मनाते हैं। अपने नए घर को आरामदायक बनाने के लिए केनिची एक बिस्तर और कंबल जैसी आवश्यक चीजें खरीदते हैं ताकि वे ठीक से सो सकें। वह अतिरिक्त सुधारों के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे बिजली, दीवारों को पेंट करना और छत की मरम्मत करना। अगले महीने के दौरान केनिची महत्वपूर्ण प्रगति करते हैं। वह एक मजबूत बाड़ के साथ एक बगीचा बनाते हैं और एक बाथरूम स्थापित करते हैं जो कचरे को खाद में बदल देता है। केवल शौचालय की कीमत ही उन्हें 2 लाख येन से अधिक पड़ी, जबकि उसने रसोई के सिंक पर 30,000 येन खर्च किए। और बिजली के लिए केनिची ने एक बैटरी सिस्टम से जुड़े 20 सौर पैनल लगाए, जिस पर उसे लगभग 4 लाख येन खर्च करना पड़ा। हालांकि उसकी पसंदीदा खरीद एक ड्रम बाथ है जिसे उसने 25,000 येन में खरीदा। हालांकि उसे नदी से पानी गैसोलीन टैंकों का उपयोग करके लाना पड़ता है, लेकिन इस नई दुनिया में आने के बाद से पहली बार ठीक से स्नान करने की खुशी हर प्रयास को सार्थक बनाती है। केनिची अपने श्रम के फलों की सराहना करने के लिए एक पल लेते हैं। ये धीमी जीवन शैली का प्रतीक है, एक शांतिपूर्ण जीवन, एक अन्य दुनिया में अपनी छोटी सी दुनिया के शासक के रूप में। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ वो घोषणा करता है कि उसकी आदर्श नई जिंदगी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। बाद में केनिची अजालिया को धन्यवाद देता है जब वह सराय छोड़ने की तैयारी करता है, ये समझाते हुए कि वह वहां अब नहीं रुकेगा। हालांकि वह जोर देती है कि उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगली सुबह केनिची तस्वीरें लेने के लिए खरीदा गया कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। अपनी धीमी और सुंदर जीवन शैली से वह बेहद खुश है, लेकिन उसकी शांति जल्द ही भंग हो जाती है। घूमते समय केनिची गलती से एक जाल को सक्रिय कर देता है और जल्द ही खुद को तीरों की बौछार से बचाते हुए पाता है। वह समझ जाता है कि वह बीस्ट फोक के हमले में है, जिन्होंने उसे जंगल में रहते हुए देख लिया है। जब वे उसे मारने पर विचार कर रहे होते हैं, केनिची इस दुनिया की कठोर वास्तविकता को पूरी तरह से समझ जाता है। बचने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अपनी गुलेल निकालकर रैम्बो शैली में कई शॉट्स चलाता है। वह पटाखे का उपयोग करके जानवर लोगों को और डराता है, फिर अपने बैकों से उन्हें वापस भागने के लिए मजबूर करता है। हंगामे के बाद केनिची एक घायल बिल्ली पर ठोकर खाता है, जिसे जानवर लोगों के किसी तीर से चोट लगी थी। बिल्ली, जो स्पष्ट रूप से उससे सावधान है, केनिची को पास नहीं आने देती। जानते हुए कि जानवर खतरनाक हो सकता है, केनिची सुरक्षा के लिए कुछ फर्श के कुशन और एक गर्दन गार्ड खरीदकर एक समाधान तैयार करता है। अपनी सामग्री के साथ वह सावधानी पूर्वक तीर को हटाता है और घाव को साफ करता है। वह संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स भी देता है और दर्द को कम करने के लिए बिल्ली को दर्द निवारक देता है। केनिची चिंतित है कि बिल्ली अपनी वर्तमान स्थिति में जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए वह उसे अपने आइटम बॉक्स में रखना चाहता है, लेकिन यह काम नहीं करता। कोई और विकल्प नहीं बचा तो केनिची घायल जानवर को अपने घर ले आता है और वहां वह उसके लिए एक पालतू कंबल खरीदता है और उसे ठीक होने के लिए एक जगह तैयार करता है। दुर्भाग्यवश बिल्ली मुश्किल से हिलती है, जिससे केनिची को यह सुनिश्चित नहीं होता कि वह ठीक हो पाएगी या नहीं। सलाह की उम्मीद में वह पुराने जादूगर के पास जाता है, ये पूछने के लिए कि क्या उसे पता है कि बिल्ली को कैसे ठीक किया जाए, पर जादूगर केवल इसकी खाल बेचकर लाभ कमाने का सुझाव देता है। अनामा के पास भी कोई समाधान नहीं है, लेकिन वह कुछ सहायक जानकारी हल्के से पेश करती है। वह बताती है कि पहाड़ी बिल्ली को देवताओं के संदेशवाहक के रूप में पूजा जाता है और इसे देखने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है। घर लौटते समय केनिची ये देखकर राहत महसूस करते हैं कि बिल्ली ने खाना शुरू कर दिया है। मैली हमलावरों की पहचान कुत्ता आदमी के रूप में करती है जो तीर चलाने के लिए जिम्मेदार है, और बिल्ली को अपने घाव को चाटने से रोकने के लिए केनिची उसके लिए एक कॉलर खरीदते हैं। केनिची की दयालुता से प्रभावित होकर मैली बिल्ली के लिए उनका धन्यवाद करने का निर्णय लेती है। वह फिर कुछ पक्षियों का शिकार करती है और केनिची उन्हें एक पोर्टेबल ग्रिल पर तैयार करते हैं और मांस को मसालेदार करने के बाद माइल एक टुकड़ा खाती है और स्वाद से प्रभावित हो जाती है। फिर वह रात भर रुकने के लिए कहती है ताकि वह बॉबकैट पर नजर रख सके और उसे कोई आपत्ति नहीं है कि केनिची के पास केवल एक बिस्तर है। कुछ दिन बाद बॉबकैट पूर्ण रूप से ठीक होने के संकेत देने लगता है, इसलिए केनिची खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह शांग्री-ला से पौधे और खाद खरीदते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि हर दिन नदी से पानी लाना एक बुरा सपना होगा। इसको हल करने के लिए वह एक कुएं की खुदाई की योजना बनाता है। उसी रात केनिची को एक अजीब सपना आता है और वह जागता है तो उसे बिल्ला उसे धकेलता हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से ठीक हो गया है और बाहर जाना चाहता है, और जब वह दरवाजा खोलता है तो वह जंगल की ओर भाग जाता है और केनिची उससे उसके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देता है। बॉबकैट के जाने के बाद केनिची अपने स्टॉल से थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला करता है और पूरी तरह से कुआं खोदने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके लिए वह एक अर्थ ड्रिल और एक इलेक्ट्रिक वेल पंप खरीदता है। 1 हफ्ते और 50,000 येन खर्च करने के बाद केनिची के पास आखिरकार चलता हुआ पानी है। जैसे ही वह इस सफलता का आनंद ले रहा है, प्रिमुला वहां आ जाती है और कहती है कि उसने उसे बाजार में नहीं देखा था। वह बताती है कि मिएला ने उसे यह जानकारी दी कि उसे कहां ढूंढना है और वह उसके द्वारा बनाए गए प्रभावशाली बंदोबस्त को देखकर चौंक जाती है। खासकर उसके घर के पीछे की विशाल धातु की वस्तु के बारे में जिज्ञासु होती है। केनिची जल्दी से सुधार करता है, इसे अपना वफादार सेवक कहता है और दावा करता है कि यह उसकी परिचित है। प्रिमुला उसकी बात मान लेती है। अब उसे यकीन है कि केनिची जादू कर सकता है। केनिची इस गलतफहमी को भांपते हुए इसके साथ चलता है और उससे इस रहस्य को अपने तक रखने के लिए कहता है। फिर वो बताता है कि शहर का दरवाजा रात के लिए बंद होने वाला है
और अनुमान लगाता है कि वह उसके घर पर रहने का इरादा रखती है। प्रिमुला शरारती ढंग से परिस्थितियों को बदल देती है, जैसे कि केनिची ने उसे रुकने के लिए बुलाया हो। केनिची उसे चेतावनी देता है कि उसके पास सिर्फ एक बिस्तर है, लेकिन प्रिमुला उसकी परवाह नहीं करती। वह यह जानकर भी चकित होती है कि केनिची के पास एक स्नानागार है जो उसके लिए सौदा और मीठा कर देता है। उस रात बाद में प्रिमुला घबराते हुए बात में जाती है, लेकिन अंधेरा उसे डरा देता है और वह घबरा जाती है। इसलिए वह केनिची को बुलाती है और जोर देती है कि वह पास ही रहे ताकि उसकी घबराहट कम हो सके। केनिची सुनिश्चित करता है कि वह आरामदायक हो, लेकिन जब वह जाने की कोशिश करता है तो वह जिद्दी तरीके से उसे जाने नहीं देती। इसलिए वह सुझाव देता है कि अगर उसे अंधेरे से डर लगता है तो वह दिन में स्नान कर ले, लेकिन प्रिमुला यह अवसर नहीं छोड़ना चाहती। केनिची तब उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और वह खतरनाक हो सकता है। हालांकि प्रिमुला उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है, कहती है कि उसने माइली से उसकी बॉबकैट के लिए किए गए दयालु कामों के बारे में सब सुना है। बाद में उसी रात केनिची प्रिमुला के लिए एक बाथरोब खरीदता है और वह तुरंत सुझाव देती है कि वे इसे बेचें। जबकि केनिची बाथरोब बेचने की योजना नहीं बना रहे थे, प्रिमुला जोर देती है कि उनके ग्राहक ऐसे शानदार उत्पाद को पसंद करेंगे। कुछ सोचने के बाद केनिची सीमित बिक्री के लिए सहमत हो जाता है और प्रिमुला कृतज्ञता से खिल उठती है। फिर वह उसे 8,000 येन की एक नाइट गाउन खरीद कर देता है, जिससे वह उसकी मुलायमियत और गुणवत्ता से चौंक जाती है। वह मजाक में कहती है कि ऐसी वस्तुओं के साथ केनिची पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकता है। हालांकि केनिची जल्दी से इस विचार को ठुकरा देता है, ये बताते हुए कि रईसों का ध्यान आकर्षित करने से सिरदर्द के अलावा कुछ नहीं होगा। वह सिर्फ इतना कमाना चाहता है कि एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके जिसमें अच्छा खाना हो। उनकी चिंताओं को समझते हुए प्रिमुला वादा करती है कि मान लो कंपनी उन्हें कभी अपना सप्लायर नहीं बताएगी। बाद में केनिची उसे चौंकाते हैं जब वह उसका एक त्वरित लेकिन प्रशंसात्मक चित्र बनाते हैं और दोनों सोने के लिए जाते हैं। आधी रात में प्रिमुला चुपचाप फुसफुसाती है, यह देखने के लिए कि केनिची जाग रहा है या नहीं, लेकिन वह गहरी नींद का नाटक करता है क्योंकि वह जानता है कि वह क्या चाहती है। इस बीच पहले की रहस्यमयी लड़की को डाकुओं द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। शिग डाकू नेता अपनी लूट से खुश होता दिखता है और सुनता है जब उसके लोग उसे बताते हैं कि उन्हें अभी अभी एक नया काम मिला है। अगले दिन केनिची प्रिमुला को उसके घर वापस छोड़ने जाता है, ये जानते हुए कि उसके पिता के पास उसके रात को उसके स्थान पर बिताने को लेकर सवाल होंगे। हालांकि केनिची हैरान हो जाता है जब मौलो बस उसे उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। मौलो मानते हैं कि वह उसके बारे में चिंतित थे और मजाक करते हैं कि वह किसके जैसी हो सकती है। फिर केनिची मौलो को बाथरोब्स देते हैं, जिन्हें वह बताते हैं कि असाधारण सामग्री से बने हैं। वो मजाक में हॉट लांजरे का एक नमूना भी निकालता है और कहता है कि इस चीज को देखकर कोई भी आदमी रॉक की तरह दिखेगा, लेकिन माओ इतने हैरान होते देख केनिची जल्दी से स्पष्ट करता है कि वह गंभीर नहीं था। तभी एक नौकरानी दस्तावेजों का ढेर लेकर अंदर आती है। मालो बताते हैं कि राष्ट्र ने खातों को रखने के लिए एक नई प्रणाली लागू की है, जिससे उन्हें इन्हें फिर से लिखना पड़ा। वो बताते हैं कि इस प्रणाली का नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग है, जिसे पड़ोसी साम्राज्य में आविष्कृत किया गया था। ये खुलासा केनिची को चौंका देता है क्योंकि वह अपने पुराने संसार से डबल एंट्री बुक कीपिंग को पहचानते हैं। मालो आगे बताते हैं कि साम्राज्य की तेजी से वृद्धि का श्रेय एक रहस्यमय व्यक्ति के आविष्कारों को जाता है। मालो फिर केनिची को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि वह एक नए प्रोटोटाइप उत्पाद की समीक्षा करते हैं, जिसे उन्होंने हाल ही में खरीदा है। केनिची आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि प्रोटोटाइप एक पिक्चर पंप है, और मालो प्रभावित हैं कि केनिची पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। हालांकि केनिची हैरान है क्योंकि यह पंप उनके पुराने विश्व से निकला हुआ है। डबल एंट्री बुक कीपिंग और अब पिक्चर पंप जैसी दो चीजों के यहाँ मौजूद होने का एहसास केनिची को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसके पुराने संसार से कोई और भी इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ है। हताशा और प्रतिस्पर्धा की भावना के मिश्रण के साथ केनिची एक नए प्रकार के वाहन डिजाइन को दिखाने की कोशिश करता है, उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें प्रभावित करेगा। हालांकि प्रयास उल्टा पड़ता है क्योंकि वे उसकी अजीब लगने वाली स्केच को मजाक समझकर हंस पड़ते हैं। दूसरी ओर प्रिमुला केनिची के पास अधिक बार आने लगती है और अक्सर रात भर ठहरती है। फिर एक शाम वह खुलासा करती है कि वह 1 महीने की व्यावसायिक यात्रा पर जा रही है, और बातचीत के दौरान प्रिमुला साहसपूर्वक केनिची से वह गर्म और पारदर्शी कपड़ा मांगती है जो उसने उसे पहले दिखाया था। हैरान केनिची मजाक में मान लेता है कि कोई विशेष लड़का है जिसे वह प्रभावित करना चाहती है। प्रिमुला इसकी पुष्टि करती है और कहती है कि वह अभी यहीं है। केनिची अपनी विनम्र शैली में मानता है कि वह उसी की बात कर रही है, लेकिन उसे सलाह देता है कि वह अपनी कद्र करे और उसके जैसे बड़े व्यक्ति पर मोहित न हो। हालांकि प्रिमुला दृढ़ है, समझाती है कि यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे केनिची के साथ समय बिताने का बुरा नहीं मानते। थका हुआ और बहस करने की स्थिति में न होते हुए भी उलझन में केनिची ने बातचीत को स्थगित करने का निर्णय लिया, तो प्रिमुला ने उसे रात को एक ही बिस्तर पर सोने के लिए कहा। अनिच्छापूर्ण केनिची ने सहमति दी, लेकिन वह अब भी इस बारे में हैरान है कि वह उसमें क्या देखती है, जैसे कि वह एक उम्रदराज व्यक्ति है। अगली सुबह प्रिमुला शहर के लिए रवाना हो जाती है और केनिची के पास एक कवच धारण किए हुए व्यक्ति आता है। ये वही व्यक्ति है जिसने पहले उससे तलवार खरीदी थी और अब अपना परिचय पॉल के रूप में कराता है। पॉल बताता है कि वह जंगल में गहराई तक रहने वाले एक अजीब आदमी की अफवाहों की जांच कर रहा है। फिर केनिची के अजीब उपकरण और व्यवस्था के बारे में सवाल पूछना शुरू करता है। केनिची सवालों को टाल देता है, इसे जादू का असर बताते हुए, जिससे पॉल पूछता है कि क्या केनिची एक जादूगर है, और पॉल को चुप कराने के लिए केनिची उसे घूस के तौर पर स्टील का ढेर देता है, ये बताते हुए कि उसके पास तलवारें नहीं हैं, लेकिन पॉल उसे लोहार के पास ले जा सकता है और एक बनवा सकता है। उपहार के लिए आभारी पॉल एक दिलचस्प अफवाह साझा करने का निर्णय लेता है जो उसने सुनी है। वह केनिची को साम्राज्य में एक जादूगर के बारे में बताता है जिसने एक विचित्र कभी न सुना गया मंत्र प्रदर्शित किया है। ये जादू जाहिर तौर पर एक बड़ी मात्रा में पीले रंग की डिपिंग सॉस बनाता है जिसे जादूगर मेयो कुछ कहता है।
केनिची का मुंह खुला का खुला रह जाता है जब पॉल पुष्टि करता है कि इसे मेयोनेज कहा जाता है। इसके अलावा पॉल जोड़ता है कि यही जादूगर एक खतरनाक ड्रैगन को हराने के लिए प्रसिद्ध है। केनिची हक्का बक्का है, ये सोचते हुए कि कोई न केवल मेयोनेज से एक ड्रैगन को कैसे हरा सकता है, बल्कि किस तरह का व्यक्ति साम्राज्य में पुनर्जन्म लेने में सफल रहा। फिर दृश्य उस समय की ओर बढ़ता है जब से प्रिमुला की विदाई को 1 महीना हो गया है और केनिची को लगता है कि मालो ट्रेडिंग कंपनी का कारवां अब किसी भी दिन वापस आ जाना चाहिए। बाद में प्रिमुला से मिलने जाने की योजना बनाते हुए उसने अचानक शहर में कुछ हलचल देखी और इसे देखने का फैसला किया। अपने आसपास की बातचीत से उसने पता लगाया कि एक कारवां पर हमला हुआ है और प्रिमुला को अगवा कर लिया गया है। इधर उधर देखते हुए उसने माओ को गुजर रहे एडवेंचरर्स से मदद के लिए विनती करते हुए देखा, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अपराधी चागा था। यहाँ तक कि गिल्ड और शूरवीर भी सहायता करने से इनकार कर रहे थे, दावा करते हुए कि उन्हें तैयारी के लिए कई दिन चाहिए। मोलो को इतनी निराशा में देखकर केनिची को उसके लिए दुख महसूस हो रहा था। उनके आसपास की भीड़ 50 आदमियों के एक डकैत नेता को चुनौती देने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय वे पीछे हटकर देखने का चुनाव कर रहे थे, जबकि मालवा अपनी बेटी को बचाने के लिए पुकारते रहे। दूसरी ओर प्रिमुला को एक कोठरी में फेंक दिया गया। उसने जानना चाहा कि डकैत उसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं और चागा मुस्कुराते हुए बोला कि उसके जैसे आकर्षक शरीर के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई वासना में डूबा महानुभाव उसे अपने लिए चाहता था। शहर में वापस मालो अब केनिची की ओर मुड़ा और बेताबी से उससे मदद की भीख मांगी। केनिची ने एक पल के लिए झिझक दिखाया, लेकिन अंततः उसे आश्वासन दिया कि वह प्रिमुला को बचाएगा। उसे पता था कि वह लापरवाह हो रहा था क्योंकि उसके सीमित युद्ध अनुभव के साथ पूरे डाकुओं के समूह का सामना करना असंभव था। लेकिन जीवन में कुछ पल होते हैं जब एक व्यक्ति पीछे नहीं हट सकता, इसलिए उसने मालो को बताया कि उसे आवश्यक तैयारियों के लिए पैसे की जरूरत होगी और बिना हिचकिचाए मालो ने उसे दे दिया। इसी बीच कुछ बिल्ली प्राणी जो स्थिति को देख रहे थे जल्दी से मायाले को ढूंढने के लिए भाग गए। फिर मालो ने केनिची को सूचित किया कि डाकुओं का अड्डा लगभग 40 लीग पश्चिम में है, जो पहाड़ की ढलान पर एक पुरानी महल की खंडहरों में छुपा हुआ है। केनिची को एहसास होता है कि अगर ये 50 किलोमीटर दूर है तो उसे सवारी की जरूरत होगी, इसलिए वह एक ट्रक खरीदने का निर्णय लेता है। फिर वो अपने आसपास के सभी लोगों से पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वह सम्मोहन जादू का उपयोग करने की तैयारी करता है। जब वे ऐसा करते हैं वो ट्रक खरीदता है और जब ये दिखाई देता है तो वह उस पर चढ़ जाता है और आश्चर्यचकित दर्शकों को समझाता है कि यह एक धातु की गाड़ी है जो उसके आदेशों का पालन करती है। फिर वो पूछता है कि क्या कोई इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार है, हथियारों की पेशकश करते हुए और चिगा के सिर पर लगी बड़ी इनामी राशि की ओर इशारा करता है। वो जोर देता है कि सही योजना के साथ वे उन्हें हरा सकते हैं। हालांकि कोई आगे नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास 50 लोगों की टोली के खिलाफ कोई मौका नहीं है और वे जोखिम लेने के लिए तैयार न होकर पीछे हट जाते हैं। जैसे ही केनिची जाने की तैयारी करता है, अचानक एक बॉब कैट उसके ट्रक पर कूद जाता है और उसे एहसास होता है कि वह उसके साथ जाना चाहता है। वह उसे धन्यवाद देता है, समर्थन की सराहना करता है। तभी बिल्ली लोग वहां पहुंच जाते हैं। इस बात से राहत महसूस करते हैं कि वे समय पर पहुंच गए। वे उसे बताते हैं कि वे उसके मिशन में शामिल होंगे और वो अपना आभार व्यक्त करता है। फिर वह उन्हें हथियार देता है, उन्हें कुल्हाड़ी और लंबे चिमटे से लैस करता है और एक शक्तिशाली धनुष देता है। उसी समय पॉल आता है और उनके साथ शामिल होने की पेशकश करता है और केनिची उसे पाकर खुश होता है, लेकिन सवाल करता है कि वह पूरी बख्तरबंद में क्यों है। इसलिए पॉल समझाता है कि वह अपनी तलवार लेने गया था और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होने के लिए उसने अपनी कवच पहनी। वह अपनी तलवार निकालता है और केनिची तुरंत पहचान लेता है कि यह उसी स्टील से बनी है जो उसने दिया था। फिर पॉल बताता है कि शिवा और उसके गिरोह को हराना उसके वुल्फ फेंक के लिए एक आदर्श पहला मिशन होगा और अचानक पुराना जादूगर भी उनके साथ शामिल होने के लिए आगे आता है। केनिची झिझकते हुए कहता है कि यह मिशन किसी बूढ़े आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जादूगर केवल मुस्कुराता है और हवा में एक आग का गोला छोड़ता है। वह घोषणा करता है कि वह कभी एक साहसी था और केनिची को आश्वासन देता है कि वह युद्ध में एक मूल्यवान सहयोगी होगा। वह यह भी स्वीकार करता है कि वह केनिची द्वारा प्रयोग की जाने वाली अनोखी जादू के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। उसकी क्षमता देखकर केनिची उसे अपने साथ लाने का फैसला करता है। तभी फिर अनामो आगे आती है और साथ चलने के लिए कहती है। केनिची उसे याद दिलाते हैं कि वे युद्ध में जा रहे हैं, न कि व्यापारिक यात्रा पर। हालांकि अनामो जोर देती है कि भले ही वह युद्ध में सहायक न हो, वह उनके भोजन तैयार कर सकती है। उसकी दृढ़ता देखकर केनिची उसे साथ आने की अनुमति दे देते हैं। फिर वह इकट्ठा हुए नगरवासियों और साहसी लोगों की ओर मुड़कर उन्हें शामिल होने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन वे शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए वे जल्द ही क्षेत्र को खाली कर देते हैं। तभी मालो निराश होकर केनिची के साथ जाने की गुहार लगाता है, लेकिन केनिची उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे पहले अपने घाव का इलाज कराना चाहिए। वह उसे आश्वस्त करता है कि प्रिमुला सुरक्षित घर लौटेगी और यह सुनकर मालो राहत महसूस करता है। हालांकि वो अपनी बेटी के बारे में अभी भी चिंतित दिखता है। बाद में केनिची खुद को एडवेंचर के गिल्ड में रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए एक चांदी का सिक्का देते हैं और शागा को हराने की औपचारिक रूप से एक अनुरोध प्रस्तुत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका समूह शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वे सड़कों से गुजरते हैं, शहरवासियों में कानाफूसी होने लगती है। कई लोग मानते हैं कि केनिची और उनका समूह केवल मल्लों के पैसे लेकर भाग जाएगा, ये मानते हुए कि कुछ शौकिया लोग शागा के खिलाफ कोई मौका नहीं रखते। लेकिन संदिग्ध नजरों और कानाफूसियों के बावजूद केनिची उन्हें अनदेखा करता है और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखता है। उसी समय डाकुओं के ठिकाने पर एनेमोन प्रिमुला को दोपहर के भोजन के लिए ब्रेड का टुकड़ा देती है, लेकिन प्रिमुला तुरंत देख लेती है कि एनेमोन भी उतनी ही भूखी दिख रही है जितनी वह है, तो बिना झिझक वह उसे ब्रेड खाने के लिए कहती है। जब एनेमोन खाती है, प्रिमुला उससे पूछती है क्या वह भी बंदी है, और वह सिर हिलाती है। प्रिमुला उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि चिंता मत करो, वादा करते हुए कि वे वहां से एक साथ निकलेंगे। एनेमोन उसे संदेह से देखती है और पूछती है कि यह कैसे संभव है।
प्रिमुला बस कहती है कि कोई आकर उनकी मदद करेगा। और जब एनमोइन पूछती है कि क्या वो भगवान की बात कर रही है, तो प्रिमुला उसकी आंखों में आशा देखती है और बिना कोई और व्याख्या किए सिर हिला देती है। रास्ते पर वापस केनिची और अन्य लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं और जब रात होती है तो वे शिविर लगाते हैं और रात का खाना तैयार करते हैं। केनिची एक साधारण सब्जियों का सूप बनाता है, लेकिन जैसे ही वे खाते हैं, बिल्ली वाले लोग बॉबकैट को कैट फूड का आनंद लेते हुए देखते हैं। जिज्ञासु वे केनिची से पूछते हैं कि क्या वे कुछ स्वाद छक सकते हैं और वह उन्हें एक हिस्सा दे देता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि यह स्वादिष्ट है। उनके प्रतिक्रियाएं देखकर बूढ़ा जादूगर भी अपनी जिज्ञासा के कारण एक बाइट लेता है और उसे भी यह पसंद आता है। उनके भोजन के बाद केनिची समूह को एकत्र करता है और डाकुओं का सामना करने की योजना समझाता है। हर कोई ध्यान से सुनता है और किसी को भी योजना पर आपत्ति नहीं है। अपनी सीमाओं को जानते हुए ऐनामा पीछे रहने के लिए स्वयं सेवा करती है, ये जानकर कि वह उन्हें केवल धीमा करेगी। बाद में माइली दुश्मन के अड्डे की जांच करने के लिए आगे बढ़ती है, केनिची द्वारा दिए गए एक ट्रांसीवर का उपयोग करके। और जब केनिची उससे उपकरण के माध्यम से बात करता है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। केनिची फिर समझाता है कि यह एक जादुई वस्तु है जो लंबी दूरी की संचार की अनुमति देती है। वो बूढ़ा जादूगर ध्यानपूर्वक देख रहा है और कहता है कि संभवतः साम्राज्य के पास भी ऐसी तकनीक नहीं है। तो केनिची उसे कहता है कि वह ऐसा दिखाए जैसे उसने कुछ नहीं देखा। अब जब मिलिंग आगे बढ़कर निरीक्षण कर रही है, केनिची फैसला करता है कि अब उन्हें बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले केनिची हनामा की तरफ मुड़ता है और उसे निर्देश देता है कि अगर वह एक दिन के भीतर वापस नहीं आता है तो वह एडवेंचर्स गिल्ड में लौट जाए। वह उसे बताने के लिए कहता है कि डाकुओं को हराने का मिशन विफल हो गया है और वह समझ में सिर हिलाती है। जब वे रात के अंधेरे में डाकुओं के शिविर के पास पहुंचते हैं तो माइली आगे जाकर केनिची को रिपोर्ट करती है और वह देखती है कि पहरेदार चौकी पर तैनात हैं, जबकि बाकी डाकू अंदर शराब पी रहे हैं। इसे एक उपयुक्त अवसर मानते हुए केनिची ने हमला करने का निर्णय लिया, ये समझते हुए कि वह अपनी पहली असली लड़ाई में शामिल होने वाला है। बिल्ली के लोगों में से एक उसे खाने के लिए एक अखरोट देता है। ज्यादा नहीं सोचते हुए वह इसे अपने मुंह में डाल लेता है, लेकिन देर से पता चलता है कि यह किसी प्रकार की दवा है। उसके ऊपर एक उत्साह की लहर छा जाती है, उसे आगामी खतरे के बावजूद अत्यधिक खुश महसूस कराती है। एड्रेनालिन और जो भी अजीब पदार्थ अब उसकी नसों में दौड़ रहा था के साथ केनिची अपने ट्रक में कूदता है और माइली को संकेत देता है कि वह वॉच टावर पर तैनात गार्डों को हटा दे। वहां तैनात डाकू आने वाले वाहन को देखकर उसे किसी प्रकार का राक्षस समझ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अलार्म बजा सकें, माइली उन्हें कुशलता से सटीक निशाने बनाकर गिरा देती है। वह तुरंत ट्रक की तरफ लौटती है जब पुराना जादूगर आगे बढ़ता है और एक विस्फोट मंत्र का प्रयोग करता है जो महल के द्वार को नष्ट कर देता है। विस्फोट से पूरा शिविर हिल जाता है, जिससे नशे में धुत डाकू भ्रम में इधर उधर भागने लगते हैं। केनिची प्रभावित होता है और एक और विस्फोट मंत्र की मांग करता है, लेकिन बूढ़ा जादूगर अफसोस जताते हुए बताता है कि उसके पास शक्ति खत्म हो गई है। समय बर्बाद किए बिना बाकी समूह हमला करता है। बिल्ली के लोग घबराए हुए डाकुओं को आसानी से काट देते हैं, जबकि योद्धा अपनी नई तलवार का उन पर परीक्षण करता है। फिर एक डाकू केनिची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबकैट उसकी रक्षा के लिए कूद जाता है और जल्दी से हमलावर को एक तेज शॉट के साथ खत्म कर देता है। यह हलचल और भी डाकुओं को बाहर खींच लाती है, लेकिन केनिची तैयार है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वह अपनी बैकहो बुलाता है और उसे पागलों की तरह सीधा उनकी ओर चलाता है। भीषण मशीन डर से भरे डाकुओं की ओर बढ़ती है, उन्हें हर दिशा में चिल्लाते हुए भेज देती है। जैसे ही केनिची और उनकी टीम विरोधियों को काटना जारी रखती है, यह साफ हो जाता है कि ये डाकू मामूली बदमाशों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वे उसके समूह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पैखों से तबाही मचाते हुए केनिची भागते हुए कुछ डाकुओं को घेर लेता है और प्रिमुला के बारे में पूछता है। जब वह मशीन को कैंप के एक अलग हिस्से में ले जाता है तो वह अनजाने में एक भूमिगत कोठरी को खोल देता है, जिससे एनेमोने और कई अन्य बंदी उजागर हो जाते हैं। तो केनिची को उसकी विशाल मशीन में देखकर एनेमोन हैरानी में देखती है, सोचती है कि क्या वह किसी तरह का भगवान हो सकता है। लेकिन केनिची जल्दी ही समझ जाता है कि कैदियों में प्रिमुला नहीं है। कैंप में तेज गुस्से भरी आवाज गूंजती है। शियागा प्रिमुला को बंधक बनाए हुए सामने आता है। केनिची को देखकर प्रिमुला का चेहरा राहत से चमक उठता है, ये जानकर कि वह उसे बचाने आया है। इस बीच शीमा समूह को देखता है। ये देखकर आश्चर्यचकित होता है कि राक्षसों को नियंत्रित करने में सक्षम कोई व्यक्ति लड़की के लिए इतनी दूर आया है। केनिची मांग करता है कि वह उसे जाने दे, लेकिन शागा की अन्य योजनाएं हैं। एक धूर्त मुस्कान के साथ वह अपनी तलवार प्रिमुला के पास ले जाकर धमकी देता है, उनसे अपने हथियार डाल देने को कहता है, वरना वह मर जाएगी। वे उसे अनदेखा करते हैं और गुस्से में शागा प्रिमुला के कपड़े का एक हिस्सा फाड़ देता है। वह व्यंग्य करता है, कहता है कि अगर उसे पता होता कि चीजें ऐसे खत्म होंगी तो उसने उसे सही से आनंद लिया होता। फिर केनिची चुपचाप एक लेजर साइट खरीदता है और माइली को निर्देश देता है कि जैसे ही वह शागा को रोशनी से अंधा करता है, वह शागा को गोली मार दे। वह योजना को समझते हुए सिर हिलाती है। जब केनिची चागा की आंखों में रोशनी डालता है, वह स्वाभाविक रूप से प्रिमुला को छोड़ देता है और माइल गोली चला देती है। प्रिमुला तुरंत केनिची की ओर दौड़ती है, लेकिन चागा उसे भागने नहीं देता। लेकिन इससे पहले कि वह उसे फिर से पकड़ सके, अचानक एक अज्ञात शक्ति उसे आगे की ओर फेंक देती है, जिससे वह सीधे माइल के सामने जाकर गिरता है। वह ठंडे स्वर में कहती है कि इस बार वह नहीं चूकेगी और गोली चलाती है, उसे तुरंत मार देती है। शागा के अंततः मरने के बाद प्रिमुला केनिची की बाहों में दौड़कर जाती है और उसे कसकर गले लगाती है, लेकिन पहले के उस अभिशप्त ड्रग के प्रभाव के कारण दोनों अब बेहोश हैं।
केनिची अचानक मजबूत इच्छा महसूस करता है कि वह उसे नीचे धकेल दे और उसी समय अपना दावा कर ले, लेकिन वह खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। जैसे ही चीजें शांत होती हैं, बिल्ली जाति में से एक जल्दी से अनामा को स्थिति की जानकारी देने के लिए लौटता है। इस बीच महल के अंदर बचाई गई लड़कियां बहुत आवश्यक स्नान करती हैं, जबकि केनिची अपना बैग रख देता है। वह उन्हें ताजे कपड़े देता है और प्रिमुला से अनुरोध करता है कि वह एनीमोन की सफाई में मदद करे। वह उसे एक कैंची भी देता है, यह अनुरोध करते हुए कि वह एनीमोन के बाल काट दे। कैंची देखकर प्रिमुला की व्यापारी प्रवृत्ति तुरंत जाग जाती है और वह पूछती है कि क्या वह उन्हें अपनी कंपनी के माध्यम से बेच सकती है। अपनी उत्तेजना में वह गलती से अपनी तौलिया गिरा देती है, जबकि केनिची सोचता है कि उसके पास वास्तव में व्यापारी का दिमाग है। अन्य लड़कियां जल्दी से उसे सचेत करती हैं और वो शर्मिंदा हो जाती है। स्नान करने के बाद लड़कियां तरोताजा दिखती हैं और एनीमोन पूरी तरह से परिवर्तित दिखाई देती हैं। केनिची अपना परिचय देता है और उसका नाम पूछता है और जैसे ही वे बात करते हैं, समूह समझता है कि अपहरण के पीछे एक रईस का हाथ था। फिर एनीमोन पॉल को एक पत्र सौंपती है और उसे पढ़ने पर पुराने जादूगर को यह एहसास होता है कि गिल्ड और शूरवीरों ने कार्रवाई करने में देरी क्यों की। इसका कारण था राजसी हस्तक्षेप। केनिची एनीमोन की इस जानकारी को उजागर करने के साहस की प्रशंसा करता है। बाद में अनामा महल पहुंचती है। ये देखकर राहत महसूस करती है कि सब सुरक्षित है। वो देखती है कि एनीमोन कितनी छोटी है और टिप्पणी करती है कि लड़की उसी उम्र की है जितनी उसके बच्चे की होती अगर वे जीवित होते। केनिची ये जानकर हैरान है कि उसके कभी एक बच्चा था और ओनामा गंभीरता से समझाती है कि उसकी एक बच्ची थी, लेकिन वह महामारी के दौरान गुजर गई। उस रात जब सभी आराम करने के लिए बस जाते हैं, केनिची थकान से लेट जाता है। वह इस बात का जिक्र करता है कि पहले लुटेरों की लाशों के निपटारे के बारे में कुछ गंभीर चर्चा हुई थी, लेकिन वह अब इसके बारे में सोचने के लिए बहुत थका हुआ है और इसके साथ ही वह सो जाता है। सुबह डाहलिया लौटने के लिए तैयार। फिर दृश्य केनिची और उसके साथियों के शहर लौटने पर स्थानांतरित होता है, जहां माल्लो और अन्य बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे अपने ट्रक में आते हैं और माल्लो खुशी से मुस्कुराता है जब वह अपनी बेटी को अपनी ओर दौड़ते देखता है। दोनों एक गर्मजोशी से भरी गले मिलते हैं। सभी को सुरक्षित देखकर राहत और खुशी महसूस करते हैं। माओ की नजर उसकी बेटी द्वारा पहनी हुई उच्च गुणवत्ता वाली ब्लाउज पर पड़ती है और वह बताती है कि केनिची ने इसे उसे उपहार में दिया था। वे दोनों सहमत हैं कि यह अच्छी कीमत पर बिकेगा और केनिची अब हैरान नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में भी व्यापार की बातें उनकी बातचीत में आ ही जाती हैं। इसके बाद मल्लिक केनिची को उसकी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं और पूछते हैं कि क्या वह लूट को अपनी वस्तु बॉक्स में सुरक्षित रखे हुए है और केनिची इसकी पुष्टि करता है। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है, ये दिखाने के लिए कि बिल्ली जैसे लोगों ने कभी किची से कहा था कि वो डकैतों के सिर अपने आइटम बॉक्स में रख ले। उन्होंने बताया कि कटे हुए सिर लौटाना इसलिए आवश्यक था ताकि ये साबित हो सके कि उन्होंने डाकुओं को परास्त कर दिया है और इस बार की भारी इनामी राशि को ध्यान में रखते हुए ये उनके चेहरे द्वारा उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए भी काम आएगा। हालांकि ये काम पहली बार करने पर थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वह जल्द ही इसकी आदत डाल लेगा। मिले ने उसे चेतावनी दी कि समय के साथ सिरों से बदबू आने लगती है, जिससे उन्हें सामान्य तरीके से ले जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सौभाग्य से उनकी आइटम बॉक्स ने इसे एक समस्या नहीं बनाया। केनिची ने सोचा कि उन्हें इस दूसरे दुनिया में ऐसी अजीबताओं की अपेक्षा करनी चाहिए थी और उसने सिरों को अपनी आइटम बॉक्स में रखना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने डाकुओं के अड्डे से चुराई गई विभिन्न वस्तुएं इकट्ठी की थी, लगभग 100 सोने के सिक्के, साथ ही विविध कालीन, मिट्टी के बर्तन, रत्न, तलवारें और अन्य कीमती खजाने। उसे याद आया कि दस्यु ठिकाने से निकलने से पहले उसने लड़कियों से पूछा था कि क्या वे घर लौटना चाहती हैं और उन्हें सवारी की पेशकश की थी। कुछ लड़कियों ने स्वीकार किया कि वे वापस नहीं जा सकती क्योंकि उनके घर पर जिन लोगों को वे जानती थीं वे सभी मर चुके थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए केनिची ने पूछा कि क्या वे डाहलियां उसके साथ आना पसंद करेंगी। उन्होंने सहमति व्यक्त की और उसने उन्हें यह बताने के लिए कहा कि कौन वापस जाना चाहता है और कौन उसके साथ यात्रा पर जाना चाहता है। उसने समझाया कि डाहलिया एक विशाल शहर है जहां बहुत सारी नौकरी के मौके हैं और प्रिमुला ने उन्हें मल्लो ट्रेडिंग कंपनी की मदद की पेशकश भी की। कानिची ने फिर एनेमोनी से उसके घर के बारे में पूछा। जब उसने जवाब दिया कि वह यूरोप विलेज से आई है, प्रिमुला ने जोड़ा कि उसका गांव लगभग 800 किलोमीटर दूर है। कानिची ने उसे वहां ले जाने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अनमा ने फिर अनुमान लगाया कि उसके परिवार ने शायद बोझ कम करने के लिए उसे बेच दिया हो। इसके बावजूद कानिची ने पूछा कि क्या वह उनके साथ डालिया जाना चाहेंगी और उसने सहमति दे दी। बाद में समूह ने डाहलिया की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, जिसमें केनिची ने उन लड़कियों को उनके अपने गांव वापस छोड़ दिया जो लौटना चाहती थीं। यात्रा कई दिनों तक चली और अंततः वे शहर पहुंच गए। वापस वर्तमान में दृश्य साहसिक संघ में शिफ्ट होता है, जहां बिल्ली जाति के लोग शागा का सिर रिसेप्शनिस्ट को प्रस्तुत करते हैं, जो इस दृश्य से स्पष्ट रूप से भयभीत है। थोड़ी देर बाद एक और पुरुष रिसेप्शनिस्ट विवरण के बारे में पूछताछ करने के लिए आता है। विशेष रूप से वह पूछता है कि कितने सिर हैं। कैटफॉक एक सटीक संख्या देने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि संख्या उनकी ताकत नहीं है, वे सही संख्या याद करने में विफल रहते हैं। केनिची आगे बढ़ते हैं और घोषणा करते हैं कि 49 सिर हैं, जो गिल्ड में सभी को चौंका देता है। बिल्ली लोग फिर टिप्पणी करते हैं कि सभी सिरों की जांच करने में संभवतः पूरा दिन लग जाएगा, जबकि केनिची निरीक्षण के दौरान थोड़ा सांस लेते हैं। पुराना जादूगर जल्द ही केनिची के पास आता है, उसकी प्रभावशाली जादुई क्षमताओं और उसके आइटम बॉक्स की अद्भुत क्षमता की तारीफ करता है। वह चेतावनी देता है कि अगर कभी रईसों को उसके कारनामों के बारे में पता चल गया तो वे उसका जीवन कठिन बना देंगे। हालांकि केनिची उसे आश्वस्त करता है कि अगर वह चुप रहेगा तो ऐसी परेशानी उसके रास्ते में नहीं आएगी। तो पुराना जादूगर,
कोई रहस्य उजागर करने की इच्छा के बिना सुनता है जब केनिची अनायास जोड़ता है कि अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो वो बस शहर छोड़ देगा। फिर पॉल केनिची को सूचित करता है कि वह स्थानीय प्रभु काउंट एस्क्लेपियस से मिलने जा रहा है। ये समझते हुए कि इस बैठक में शायद घटना में कुलीनों का नाम शामिल होगा, पॉल इसकी पुष्टि करता है और फिर रवाना हो जाता है। बाद में केनिची उल्लेख करता है कि गिल्ड को सरों के निरीक्षण को पूरा करने में रात तक का समय लग गया, जिसमें कुल इनाम 861 सोने के सिक्के था। विशेष रूप से अनामा ने कोई इनाम का हिस्सा लेने से मना कर दिया क्योंकि उसने कोई श्रम नहीं किया था। इसके बजाय उसने केनिची से पूछा कि क्या वह एनेमोनी की देखभाल का जिम्मा ले सकती है, ये वादा करते हुए कि वह उसे अपने बच्चे की तरह रखेगी। केनिची को इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं थी और अंततः गिल्ड छोड़ दिया। बाहर शहर में केनिची शाभा और उसके गिरोह की हार का जश्न मनाते हुए नगरवासियों को खुशी से जश्न मनाते देखते हैं, और जैसे ही वह रवाना होते हैं एनेमोने उनके पीछे पीछे जाती है। इस बीच गिल्ड के अंदर ओनामा भी अभी खुद और एनेमोने के लिए पानी लाई थी, लेकिन उनके निराशाजनक के लिए एनेमोने कहीं दिखाई नहीं देती। कहीं और केनिची बताते हैं कि उन्होंने आज के लिए शहर में रहने का फैसला किया है क्योंकि द्वार पहले ही बंद हो चुके हैं। वह अजालिया के सराय की ओर बढ़ते हैं जहां वह एक बार्ड को उनके समूह की शागा पर जीत के बारे में एक जीवंत धुन गाते हुए सुनते हैं। अजालिया उन्हें फिर से देखकर खुश होती है, उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। वो मजाक में पूछती है कि क्या यह सच है कि उसने कई डाकुओं को हराया। केनिची कहानी को कम आंकता है, ये दावा करते हुए कि उसने ऐसा नहीं किया, और निजी तौर पर सोचता है कि अगर उसे कभी सच्चाई पता चली तो वह उससे इनाम की मांग करती। बातचीत एक व्यक्तिगत मोड़ ले लेती है जब एजेलिया एक पुराने वादे की बात करती है, ये पूछते हुए कि क्या उसे अब भी याद है कि उसने वादा किया था कि अगर उसका व्यापार सफल हो गया तो वह उसे अपनी प्रेमिका बना लेगा। केनिची चौंक जाता है, ये सोचते हुए कि क्या उसे किसी तरह पता है कि उसकी किस्मत हाल ही में सुधरी है। वह ऐसा वादा करने से इनकार करता है और बदले में पूछता है कि क्या वह उसे एक खाली कमरा दे सकती है। थोड़ी नाटक के साथ वह नकली आंसू बहाती है और सवाल करती है कि क्या वह उसके नजरिए में सिर्फ एक क्षणिक रोमांस थी। इस नाटक को और झेल पाने की थकावट से केनिची अपने कमरे में लौट जाता है, चुपचाप सोचते हुए कि जल्द ही नोबल्स को उनके कारनामों की खबर मिल जाएगी। उस रात केनिची के सोते समय अजेलिया चुपचाप उसके बिस्तर में आ गई। हालांकि उसने बुदबुदाते हुए कहा कि वह दिन भर की थकान से पूरी तरह एग्जॉस्टेड है। वह अपने लगाव को आगे बढ़ाने के इरादे से अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन उनका वह पल अचानक बाधित हुआ जब एनिमोन कमरे में प्रवेश कर गई, जिससे उन्हें अपने प्यार की गतिविधियां तुरंत रोकनी पड़ी। अगले दिन सुबह केनिची ने बताया कि अंत में एनिमोन ने उसके साथ रहने का फैसला किया। फिर वह ओनामा की दुकान पर जाता है, उसे सही देखभाल में सौंपने का इरादा रखते हुए, लेकिन उसकी आश्चर्य की बात है वह वहां नहीं है। बिना हिम्मत हारे वह अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। पहले वह एक हथियार की दुकान पर रुकता है जहां वह डाकुओं से प्राप्त किए गए हथियारों को बेचता है और इससे उसे 32 सोने के सिक्के मिलते हैं। फिर वह मऊ मऊ ट्रेडिंग कंपनी को फूलदानों और विभिन्न कीमती सामानों का संग्रह बेचता है, जिससे उसे 35 सोने के सिक्के मिलते हैं। अंत में वो कुछ फर्नीचर पुराने जादूगर की दुकान पर ले जाता है और बिक्री से 22 सोने के सिक्के कमाता है। अंत में कुल पुरस्कार 79 सोने के सिक्के था, जिसे उन्होंने समान रूप से 7 हिस्सों में बांटा। हर व्यक्ति ने 12 सिक्के लिए। केनिची ने अनामन और पीछे रह गई अन्य महिलाओं को कपड़े भेंट देने का फैसला किया और इसके बाद वह अपने घर लौट गया। वहां उन्होंने अनामो को इंतजार करते हुए पाया, जो ये देखकर प्रसन्न थी कि एनीमोन सुरक्षित है। अंदर जाने पर एना ने पता लगाया कि एनेमोन केनिची के साथ रहना चाहती थी। उसने लड़की से कहा कि अगर वह उसके साथ आएगी तो वह व्यापार चलाने के गुर सीखेगी, लेकिन अनेमोन ने इनकार कर दिया। केनिची ने फिर पूछा कि क्या वह इस बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित थी। जब उसने पुष्टि की, एनिमा ने सहमति जताई कि वह अभी केनिची के साथ रह सकती है, ये वादा करते हुए कि यदि चीजें बहुत कठिन हो जाती हैं तो वह हमेशा वापस आ सकती है। बाद में केनिची ने एनिमा को शहर जाने वाली गाड़ी तक छोड़ा और फिर अपने घर लौट आया, जहां उसने अनेमोनी से पूछा कि वह उसके साथ क्यों रहना चाहती है। उसने स्वीकार किया कि यह इसलिए था क्योंकि उसने उसे पूरी तरह संतुष्ट होने तक खिलाया था और बाद में उन्होंने साथ में स्वादिष्ट रात का खाना खाया। रात के खाने के बाद अनेमोन के आग्रह पर उन्होंने साथ में स्नान किया और अंततः एक दूसरे की संगति में रात बिताई। हालांकि उस रात बाद में कुछ संदिग्ध दिखने वाले लोग केनिची के घर के आसपास मंडराते रहे ताकि उस पर नजर रख सकें, और उसे एक भयानक सपना आया जिससे वह दुख में जाग गए। करीब आधे महीने बाद खबर आई कि चावा को हराने में अपनी भूमिका के कारण पॉल को बैरन बना दिया गया है। उसे एक छोटे से क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई, नए निवासियों की भर्ती का काम सौंपा गया और पत्नी की तलाश में भी था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि एक कुलीन से रैंक छीन लिया गया था, कुछ ऐसा जो केनिची को आश्चर्यजनक नहीं लगा क्योंकि डाकुओं को प्रिमुला का अपहरण करने के लिए काम पर रखा गया था। इसके बाद जब वे शहर में बाहर थे, उन्होंने एक अनोखी साइकिल को घूमते हुए देखा जिसे अनेमोने ने ड्राई साइन के रूप में पहचाना। केनिची को याद आया कि शुरू में माल्लो और प्रिमुला ने उसकी योजना पर हंसी उड़ाई थी। हालांकि शागा घटना के बाद जब सारी बात स्पष्ट हुई तो उन्होंने उसकी दूरदर्शिता को मान्यता दी। बाद में उसे बुलाकर उन्होंने उसकी योजना के लिए उसे 5 सोने के सिक्के दिए, उसके पहले के उपहास के लिए माफी मांगी और यहाँ तक कि ड्राजन के अधिकार भी खरीद ली। जल्द ही केनिची ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। हालांकि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाया, फिर भी उसे यकीन था कि उसका पीछा किया जा रहा था। आखिरकार गिल्ड ने सभी कागजी काम को पूरा किया और पुरस्कार वितरित किए। केनिची ने अपनी हिस्सेदारी से मोलो से उधार ली गई राशि को चुकाया और बाकी को उन महिलाओं में बांट दिया जिन्हें उसने बचाया था। आखिर में केवल एक सिक्का बचा जिसे उसने अनामा को सौंप दिया और फिर उसने एनेमोनी को खाने के लिए एक फल दिया। और फिर एक बार केनिची को लगा कि कोई उसे देख रहा है और इस बार उसने आरोपी को पहचान लिया।
एनिमोन का हाथ पकड़कर वो वहां से भागा, केवल यह देखने के लिए कि एक पूरा समूह उसके पीछे है। उसने संकीर्ण गलियों से होकर दौड़ लगाई, जानबूझकर उनके रास्ते में बॉक्स गिराए ताकि उन्हें धीमा किया जा सके। फिर भी उसका भागना विफल हो गया जब एक गाड़ी ने उसका रास्ता रोका और पीछा करने वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे चुपचाप गाड़ी में चढ़ने का आदेश दिया, समझाते हुए कि उनके नियोक्ता उससे मिलना चाहते हैं। आज्ञाकारी होने का नाटक करते हुए कानिची ने जल्दी से कुछ पटाखे खरीदे और उन्हें गाड़ी के अंदर और पीछा कर रहे लोगों के आसपास फेंक दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुई हलचल ने उसे गाड़ी के नीचे से निकलने का सही मौका दे दिया। जब लोग उसे पीछा करते रहे तो उसने एक क्रॉसबो हासिल की और अपने खतरों से उन्हें पीछे हटने के लिए डरा दिया। उसी समय मालो पहुंच गया, शोरगुल के बारे में पूछताछ करते हुए। केनिची और एनेमोन मालो की गाड़ी में सवार हो गए और उनका पीछा कर रहे लोगों के बारे में बताया। मालो ने अनुमान लगाया कि शायद इस पीछा के पीछे साम्राज्य विरोधी गुट है और सलाह दी कि केनिची को स्थानीय शासक से मदद लेनी चाहिए क्योंकि वह अपनी नेक प्रकृति के लिए जाना जाता है। हालांकि केनिची को मालो के निर्णय पर भरोसा था, लेकिन उसे संदेह था कि वह सामंत मदद के बदले ऐसे कर लगाएगा जिन्हें मना करना असंभव होगा, और फिर वह शहर के किनारे उतर गया। इस बीच मालो की संपत्ति पर मालो ने अपनी बेटी को बताया कि उसने पहले केनिची से कैसे मुलाकात की थी। उसे याद आया कि उन्होंने अभी तक उसे अपने परिवार के नाम को अर्जित करने के लिए धन्यवाद नहीं दिया था और समझाया कि भगवान ने ड्राइसन का आविष्कार करने के लिए उनकी प्रशंसा की थी, इतनी कि उन्होंने उन्हें उससे एक पारिवारिक नाम अपनाने की अनुमति भी दे दी थी। परिणाम स्वरूप अब उसे प्रिमुला ड्राइसन के नाम से जाना जाता है। फिर मालो ने गंभीरता से अपनी बेटी से कहा कि उनकी कंपनी केनिची पर एक बड़ा आरण है और उन्हें उसे चुकाने का तरीका खोजना होगा। अगले दिन सुबह जल्दी प्रिमुला व्यस्त है तैयार होने में। उसे याद आता है कि पहले उसने केनिची को सिर्फ एक उबाऊ बूढ़ा आदमी और छोटा सा स्टॉल वाला समझा था, लेकिन जब उसने उसे जानना शुरू किया तो वह यह जान पाई कि वह न केवल ज्ञानवान है बल्कि सौम्य भी है। ये गुण उसकी सेवाओं से स्पष्ट हुए, जिनसे उनकी कंपनी को अच्छा मुनाफा और एक सम्मानित पारिवारिक नाम मिला। ये प्रतिष्ठा उसे प्रभावित करने की पूरी कोशिश करने पर मजबूर करती, भले ही उसकी कोशिशें प्रारंभ में निरर्थक लगती थीं। फिर भी जब वह उसे बचाने आया तो यह स्पष्ट हो गया कि वह वास्तव में उसे प्रिय मानता है। उसके कार्यों से आश्वस्त होकर उसने उसके साथ रहने का निर्णय लिया। हालांकि जब वह उसके घर गई तो उसने यह देखकर आश्चर्य किया कि घर और आसपास के खेत दोनों गायब हो गए थे। इसी बीच केनिची को टाउन से बाहर एक ऑफ रोड बाइक पर जाते देखा जाता है। रास्ते में वह फ्यूयू से मिलता है और वे रुककर बातचीत करते हैं। जल्द ही फूयो को पता चलता है कि केनिची व्यापारी बन गया है। वह उसे सवालों से घेर लेता है, यह भी सोचता है कि क्या वह प्रसिद्ध ड्राइसन वही विशेष मॉडल है जिसे अब केनिची गर्व से दिखा रहा है। केनिची पुष्टि करता है कि यह वास्तव में उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया है और फूयो पूछता है कि अब उसका अगला गंतव्य कहाँ है। केनिची याद करता है कि उसने सब कुछ अपने आइटम बॉक्स में पैक कर लिया और अपना पुराना घर छोड़ दिया। हालांकि कभी कभी वह सोचता था कि यहाँ आने का कोई गहरा मतलब है। उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसके यहाँ आने से प्रिमुला बच गई। जैसे ही वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, एक बॉबकैट प्रकट होता है। केनिची उस प्राणी को विदा कहता है और उसे शुभ जीवन की कामना करता है, केवल यह देखने के लिए कि बॉबकैट उसका पीछा करता है जैसे कि वह भी उसके साथ आना चाहता हो। वर्तमान में केनिची फू को बताता है कि वह फिलहाल एक यात्रा पर है जिसमें कोई निश्चित गंतव्य नहीं है। जब फ्यूयू उनसे उनके दो साथियों के बारे में पूछती है तो केनिची बस इतना ही जवाब देते हैं कि वे उनके परिवार हैं। इसके साथ ही वह निकल जाते हैं और फ्यूयू उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए मौन प्रार्थना करती है। फिर दृश्य केनिची पर जाता है जो एक नदी के पास मछली पकड़ रहे हैं। जब वह पकड़ी हुई मछली पका रहे होते हैं, वह बताते हैं कि वे वर्तमान में बसने के लिए नई भूमि की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल वे डालिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं और अगला शहर एस्ट्रांटिया है जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। फिर केनिची एनेमोनी और बॉबकैट को मछली का सूप परोसता है, ये कहते हुए कि इस सरल और आराम से जीवन जीने का तरीका धीमी जीवन शैली को पूरी तरह दर्शाता है। वह यह भी याद करता है कि पहले एनेमोनी ने कहा था कि वह 12 साल की है। हालांकि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं है क्योंकि वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी छोटी लगती है। जल्दी ही हम देखते हैं कि केनिची एक ड्रोन उड़ाता है जो एनेमोनी को उत्साहित कर देता है। वह सोचती है कि क्या यह किसी प्रकार का जादू है। केनिची पुष्टि करता है कि यह वास्तव में जादुई है और सोचता है कि उन्हें स्थायी रूप से बसने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। देखते हुए कि जिस नदी के पास वे कैंप कर रहे हैं वो एक झील में बहती है, वह अपने साथियों के साथ वहां जाने का फैसला करता है ताकि एक आदर्श स्थान ढूंढकर अपना बेस स्थापित कर सके। अपनी साइकिल चलाते हुए जब वे झील तक पहुंचे तो उन्हें एक आशाजनक स्थान मिला। अनमोल को प्रभावित करने के लिए केनिची मजाक में एक जादू करने का दिखावा करता है ताकि उसका घर आ सके और उसकी खुशी के लिए उसका घर प्रकट हो जाता है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो केनिची बॉबकैट का नाम सोचने लगता है। कई प्रयासों के बाद वह वेल्मा के लिए वेल नाम चुनता है। बाद में हम उसे एनेमोन को पढ़ना और लिखना सिखाते हुए देखते हैं और यह स्पष्ट है कि वह जल्दी से समझ रही है। फिर वह उसे गणित में सिखाने लगते हैं। हालांकि अधिकांश बच्चों की तरह उसे गणित खास पसंद नहीं है। जब वह कुछ समस्याओं पर काम करती है, केनिची केरोसिन महंगा होने के कारण वैकल्पिक ईंधन स्रोत की आवश्यकता पर विचार करता है। उसे याद आता है कि उसने एक बार इस्तेमाल किए हुए खाना पकाने के तेल से बने बायोडीजल के बारे में एक कार्यक्रम देखा था और वह इस विचार को आगे बढ़ाने का फैसला करता है। इस विषय पर कई किताबें खरीदता है। फिर हम देखते हैं कि केनिची इन किताबों को पढ़ने में डूबा हुआ है। जब एनीमोनी पूछती है कि वह क्या कर रहा है, वह बताता है कि वह ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है और वह भी पढ़ने की इच्छा व्यक्त करती है। हालांकि वह कहता है कि किताबें ऐसी भाषा में हैं जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है। फिर भी वह सीखने की इच्छा दिखाती है और केनिची उसे जापानी सिखाना शुरू करता है। अगले दिन फन से और हम देखते हैं कि केनिची सावधानी से अपने सोलर पैनलों पर छलावरण चढ़ा रहे हैं
अचानक वह झाड़ियों से आहट सुनता है और सोचता है कि कोई राक्षस छुपा हो सकता है। वह खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता है। उसके आश्चर्य के लिए वह माइली होती है, जो एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ बाहर कूदती है। वह उसे पीछे छोड़ने के लिए डांटती है और समझाती है कि उसे उसकी गंध को ट्रैक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी और यहाँ पहुंचना पड़ा। फिर वह एनेमोनी के साथ शामिल हो जाती है, जो उसे देखकर समान रूप से खुश होती है, और केनिची घोषणा करता है कि माइली अब से उनके साथ रहेगी। बाद में जब वे एक साथ दोपहर का खाना खा रहे होते हैं, केनिची माइली से पूछते हैं कि क्या ढलिया उनके जाने के बाद से वैसी ही है। वह याद करती है कि जब वो शहर में थी, पॉल ने प्रिमुला को प्रपोज किया था, जिससे केनिची टिप्पणी करता है कि यह सही है कि वो अपने उम्र के व्यक्ति से शादी कर रही है, हालांकि वह समारोह के छूट जाने की शिकायत करता है। दोपहर के भोजन के बाद वे सब स्नान करते हैं और फिर चित्र पुस्तकें पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। मेली हंसती है कि वह भी चित्रों की बदौलत कहानियां समझ सकती है, और केनिची सोचता है कि ऐसी चित्र पुस्तकें एक संभावित उत्पाद हो सकती हैं। अपनी खुद की दुनिया की परियों की कहानियों पर आधारित किताबें बनाने के बारे में अनिश्चित होकर वह लड़कियों से पूछता है कि क्या यहाँ कोई परिचित कहानियां मौजूद हैं। वे कई कहानियां बताती हैं और केनिची द फॉरेस्ट एल्फ नामक एक के बारे में उत्सुक हो जाता है। एनेमोने बताती है कि यह कहानी एक एल्फ की है जो जंगल की गहराई में रहता है और एक मानव राजकुमार से प्यार करने लगता है, एक ऐसा संबंध जिसका दोनों एल्फ और मनुष्य सख्त विरोध करते हैं। एल्फ को लगभग उनके हाथों से अपनी जिंदगी गंवानी पड़ती है, लेकिन परियों की मदद से वे बच जाती है और अंततः परियों के राज्य में खुशियों को पा लेती है। उनकी बातचीत के बाद केनिची को इस कहानी पर आधारित एक चित्र पुस्तक के लिए एक चित्र पूरा करते हुए देखा जाता है। इसके बाद वह एक प्रिंटिंग मशीन किट का उपयोग करके पुस्तक की एक प्रति तैयार करता है। लड़कियां परिणाम देखकर हैरान हैं और फिर वह एक और मशीन से पन्नों को एक साथ बांधता है। अंत में वह उनमें से प्रत्येक को एक प्रति प्रस्तुत करता है और वे अपनी खुद की छोटी खजाना पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक नाव उनके घर के पास आती है और केनिची माइली से अनुरोध करता है कि वह एनिमो को ले जाए और उसे सुरक्षित रखे, क्योंकि शायद कोई आने वाला है। वह समझाने के लिए सिर हिलाती है और केनिची मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर आता है, हाथ में क्रॉसबो के साथ। नए आने वाले लोग उसे शांतिपूर्वक अपना हथियार नीचे करने का निर्देश देते हैं और बताते हैं कि वे झील के दूसरी ओर के गांव सांतंका के निवासी हैं। केनिची पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं, आश्चर्यचकित होते हुए कि क्या यहाँ कोई स्थानीय कानून निवास को प्रतिबंधित करता है। वे आश्वस्त करते हैं कि ऐसा कोई नहीं है। वे केवल जिज्ञासु थे, चिंतित थे कि कहीं डाकुओं ने इस क्षेत्र में डेरा न डाल लिया हो। केनिची बताते हैं कि वह केवल एक व्यापारी हैं, हालांकि वे टिप्पणी करते हैं कि वह काफी हथियारबंद दिखते हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि उन्हें अपने पिछले शहर से परेशानी के कारण भागना पड़ा, इसलिए वह किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना पसंद करते हैं। उसी क्षण बॉबकैट केनिची के पास आता है। जाहिर है कि वह उससे बहुत लाड कर रहा है। जानवर आधारित व्यक्ति निष्कर्ष निकालता है कि केनिची बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर नाव पर मौजूद व्यक्ति अपना परिचय क्राउटन के रूप में देता है, जबकि बीस्टमैन अपना परिचय मियामिस के रूप में देता है। केनिची भी अपना परिचय देता है और क्राउटन यह प्रकट करता है कि वह पहले एस्ट्रंटिया में सरकार के लिए काम करता था। मियामिस केनिची के घर का सर्वेक्षण करता है और टिप्पणी करता है कि सब कुछ सही प्रतीत होता है, जिससे क्राउटन उससे संदेह करने के लिए माफी मांगता है। केनिची द्वारा बनाए गए चित्र पुस्तकों को देखकर क्राउटन अपनी बेटी के लिए एक खरीद लेता है। अपने संक्षिप्त दौरे के बाद वे प्रस्थान करते हैं और केनिची अपने साथियों के साथ दोपहर का भोजन करता है। बाद में हम देखते हैं कि केनिची जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा है जब माइल खेल खेल में वहां आती है। वो उस पर कूद जाती है और सुझाव देती है कि अब जब अनामोन आसपास नहीं है तो उन्हें इसे करना चाहिए। हालांकि केनिची शुरू में हिचकिचाते हैं, वह उन्हें खींच ले जाती है और वे अपनी निजी मुलाकात में शामिल हो जाते हैं। कुछ समय बाद केनिची अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलकर नदी में कूद जाता है। वो बताता है कि झोंपड़ी बर्दाश्त से बाहर गर्म हो गई थी और वह स्वीकार करता है कि वह डीजल बना रहा था, जो विषाक्त पदार्थों से जुड़ा खतरनाक काम था, लेकिन अंत में वह सफल हो गया। जब वह काम खत्म करता है तो वह देखता है कि एनेमोनी उससे नाराज है। पिछले कुछ दिनों से डीजल बनाने में पूरी तरह व्यस्त होने के कारण उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। वह पूछता है कि क्या उन्हें एक नया चित्र पुस्तक साथ में बनाना चाहिए, लेकिन वह चुप रहती है। फिर वह सुझाव देता है कि वे एस्ट्रेंटिया जाएं, और इसे सुनकर माइली उसके साथ चलने का प्रस्ताव देती है तो एनेमोन खुशी खुशी यात्रा में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। फिर वे शहर के लिए निकल पड़े, माइल के पीछे पीछे, जो पहले कई बार वहां जा चुके थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, केनिची ने पैदल यात्रा खत्म करने का निर्णय लिया। उनका पहला पड़ाव एडवेंचरर्स गिल्ड था, जहां वह रिसेप्शनिस्ट को सूचना देते हैं कि वह उस शाखा में पंजीकरण करना चाहते हैं। दोनों, केनिची और माइल, अपने वर्तमान गिल्ड आईडी प्रस्तुत करते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनके साथ एक पिछले कमरे में जाती है और जल्दबाजी में लौटती है। सोचती है कि क्या केनिची वही व्यक्ति है जिसने शागा और डालिया को हराया था। केनिची जल्दी से उसे बताता है कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी न फैलाए, पर जब वह उसकी बात को पूरी तरह नहीं समझती तो वह जोर देकर कहता है कि वह चुप रहे। वह सहमत हो जाती है और उसे सूचित करती है कि पंजीकरण पूरा हो गया है, प्रत्येक के लिए एक चांदी का सिक्का शुल्क लेकर। थोड़ी देर बाद वे कुछ खाने के लिए लेते हैं। हालांकि लड़कियां सूप से खुश नहीं हैं, क्योंकि उसमें उचित स्टॉक की कमी है। आखिरकार वे अब तक उसके खाना बनाने के आदी हो गए हैं। जवाब में केनिची सूप में थोड़ी बोनिटो स्टॉक जोड़ता है, जो अंततः उन्हें पसंद आ जाता है। खाना खाते समय केनिची कुछ संदिग्ध लोगों को घूमते हुए देखता है और वह देखता है कि कुरोजो में अपनी बेटी के साथ एक संकरी गली में जा रहा है। हस्तक्षेप न करने का फैसला करते हुए वह शहर की निगरानी करता रहता है, जब तक कि वह और उसके साथी स्नोफ्लेक टूल शॉप पर नहीं पहुंच जाते। माइली बताती है कि दुकान एक बुजुर्ग जादूगर द्वारा चलाई जाती है और केनिची उत्सुकता पूर्वक अंदर जाता है।
वहाँ वह कुछ असामान्य पाता है और बूढ़े जादूगर से इसके उपयोग के बारे में पूछता है। बूढ़ा जादूगर, जिसे बूढ़ा कहे जाने पर गुस्सा आता है, इसके उपयोग का प्रदर्शन पानी और वाइन मिलाकर करता है, जिसके बाद मशीन मिश्रण को प्रोसेस करती है और 2 अलग-अलग धाराएं बाहर आती हैं। केनिची यह निष्कर्ष निकालता है कि उपकरण किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए है और वह जल्दी ही इसके कठोर रसायनों का सहारा लिए बिना बायोडीजल उत्पादन की संभावना पहचानता है। उसकी कीमत जानने की उत्सुकता से वह पूछता है और साधु बताता है कि ये 5 सोने के सिक्के हैं, तो वह तुरंत इसे खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद एनमोन एक ग्रिमोयरे लिए अंदर आती है और साधु से कहती है कि वह इसे खरीदना चाहती है। ग्रिमोयरे देखकर केनिची की आंखें चमक उठती हैं। वह पूछता है कि क्या इसे पढ़ने से वास्तव में किसी व्यक्ति में जादू का उपयोग करने की क्षमता आती है, और साधु समझाता है कि हाँ, अगर पाठक में अंतर्निहित जादुई शक्ति हो। रुचिकर होकर केनिची किताब को देखते हैं और इसकी कीमत पूछते हैं। ये 10 सोने के सिक्के हैं। वह इसे खरीदने का फैसला करते हैं, लेकिन जादूगर उन्हें सूचित करती है कि वह इसे तुरंत नहीं ले जा सकते क्योंकि सभी ग्रिमोआर्स को पंजीकृत करना आवश्यक है, और वह उनसे 1 सप्ताह बाद लौटने को कहती है। बाद में हम उन्हें वापस जाते हुए देखते हैं जब वे न्यानियस के पास से गुजरते हैं, जो इतनी जल्दी में है कि वह जल्दी से विदा ले लेता है। केनिची ये महसूस करते हुए कि चीजें जल्द ही उथल पुथल भरी हो सकती हैं, सोचता है कि उन्हें घर की ओर जाना चाहिए। तभी वह पास की गली से आ रही एक चीख सुनता है। वहां भागकर वह देखता है कि क्रूडन और उसकी बेटी को पहले वाले संदिग्ध चरित्र धमका रहे हैं। शुरू में वह गड़बड़ी को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन जब एनेमोनी मासूमियत से पूछती है कि क्या वह उनकी मदद नहीं करेगा, तो उसे न कहना असंभव लगता है। वह मियाले से एनेमोनी का ख्याल रखने के लिए कहता है, फिर तेजी से अपनी पहचान छिपाने के लिए एक मुखौटा खरीदता है और गुंडों का सामना करता है। गुंडे उससे उसकी मंशा के बारे में पूछते हैं और केनिची उन्हें सख्ती से चेतावनी देता है कि माता पिता की जोड़ी को अकेला छोड़ दें या उसके जादू के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जब वे सुनने से इनकार करते हैं तो वह पटाखे फेंक कर उन्हें और डराता है और घोषणा करता है कि अगली बार वह उनके अंदर से धमाका करेगा, जिसने अपराधियों को डर से भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि क्रॉटन और उनकी बेटी शुरुआत में उनकी आक्रामकता से चौंक जाते हैं, केनिची जल्द ही अपना असली रूप दिखाते हैं, उन्हें शांत करते हुए। थोड़ी देर बाद न्यांडस फिर से प्रकट होते हैं। यह देखकर राहत की सांस लेते हैं कि क्रॉटन और उनकी बेटी सुरक्षित हैं। बाद में क्रूटन केनिची को बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे केनिची हमलावरों की पहचान के बारे में पूछते हैं। क्रूटन बताते हैं कि वे झूठेरा के गुंडे थे, कुख्यात मसाला सिंडिकेट के सदस्य, जिन्हें उन्होंने अपनी सरकारी सेवा के दौरान कई बार गिरफ्तार किया था और जो तब से उन्हें निशाना बनाते रहे हैं। क्रूटन की बेटी फिर पूछती है कि क्या ये उनके दोस्त हैं, और वह स्पष्ट करते हैं कि वे वही लोग थे जिन्होंने उन्हें चित्र पुस्तक बेची थी। खुलासे से उत्साहित होकर वह केनिची को किताब के लिए धन्यवाद देती है और एनेमोने जोड़ती है कि उसने उसे बनाने में मदद की थी। ये सुनकर मैरी अपनी खुद की किताब बनाने की इच्छा व्यक्त करती है और एनेमोन भी एक पर सहयोग करने के लिए उतनी ही उत्साहित हो जाती है। दोनों बच्चे अपनी साझा रुचि के कारण जल्दी से घुल मिल जाते हैं और केनिची को अनेमो को अपनी उम्र का दोस्त बनाते हुए देखकर एक गर्म संतोष महसूस होता है। उसके बाद क्रूटॉन का परिवार केनिची और एनीमोनी से मिलने आता है और वे पूरा दिन एक साथ विभिन्न मजेदार गतिविधियों का आनंद लेते हुए बिताते हैं। शाम होते ही वे अलविदा कहते हैं और जल्दी ही एनीमोनी और मैरी एक दूसरे के घर जाने और हर दिन साथ खेलने लगती हैं। वे यहाँ तक कि एक चित्र पुस्तक में सिंड्रेला की कहानी पर भी मिलकर काम करते हैं। हालांकि चीजें अचानक खराब होने लगती हैं। एक दिन क्रॉटन केनिची के घर पर अपने जीवन भर की बचत के साथ पहुंचता है और उससे दवा बेचने की तत्काल अनुरोध करता है, क्योंकि उसकी बेटी को गंभीर सर्दी हो गई है। वह बताते हैं कि यह एक स्थानीय बीमारी है, इतनी घातक कि ज्यादातर रोगी रात नहीं बिताते। मियाली सुझाव देती हैं कि वह पुरानी महिला जादूगरनी के पास उसकी उपचारात्मक जादू के लिए जाएं, लेकिन क्रूटन के पास उस इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बजाय केनिची उन्हें बच्चों के लिए बनाई गई एक ठंड की दवा देते हैं, उन्हें मैरी को देने के लिए कहते हैं और बाकी की कीमत अपने ऊपर छोड़ देते हैं। क्रूटन चला जाता है और केनिची अपनी बाइक पर निकल पड़ता है। बाद में बूढ़ी जादूगरनी मैरी की जांच करती है और बताती है कि उसकी बीमारी को चिखोरी बुखार कहते हैं। वह समझाती है कि उसकी चिकित्सा जादू इस विशेष बीमारी के खिलाफ प्रभावी नहीं है, जिसे केवल उस चिशोरी फूल के बीजों से ठीक किया जा सकता है जो नदी को पानी देने वाले झरने के पास पाए जाते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ केनिची बीज इकट्ठा करने का फैसला करता है और क्रूटन उसके साथ चलने की पेशकश करता है। हालांकि केनिची चेतावनी देता है कि यात्रा खतरनाक होगी, क्रिप्टन उसे आश्वस्त करता है कि वह उनकी रफ्तार को धीमा नहीं करेगा। नहानास भी अभियान में शामिल होने का निर्णय लेता है। वे तीनों निकलने की तैयारी करते हैं और वृद्ध जादूगरनी उन्हें याद दिलाती है कि उसे बीज कल सुबह तक चाहिए। तुरंत की आवश्यकता को समझते हुए वे अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि पहले के गुंडे उन्हें चुपके से देख रहे हैं, खुश हैं कि उन्होंने क्राउथान का घर खोज लिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति और भी रोमांचक हो जाएगी। फिर केनिची और उनका समूह नदी के स्रोत तक पहुंचता है और न्यन्या अचानक कुछ आता हुआ महसूस करती है। सभी तनाव में आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि यह सिर्फ बेले है जो प्रवेश कर रही है। बाद में केनिची एक नाव खरीदता है ताकि वह नदी पर नेविगेट कर सके और एक दुर्लभ चिकोरी फूल का बीज प्राप्त करने में सफल हो जाता है। क्रोटॉम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह बीज शायद उनकी बेटी को बचा सके। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, दोनों महिनस और वेल क्षितिज पर एक गड़बड़ी देखते हैं। केनिची जल्द ही महसूस करता है कि काले भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है और वह समझ जाता है कि अब बदले की लड़ाई का वक्त आ गया है। वह तुरंत 2 तलवारें समन करता है, एक क्रोटन को और दूसरी नियनियस को थमाते हुए कहता है कि वह भेड़ियों को रोकने में बिजी रहेगा, जबकि वे दोनों
मैरी के पास वापस जाएं। हालांकि नियनियस और क्रोटन उसे अकेला छोड़ने में हिचकिचाते हैं, लेकिन केनिची जोर देकर कहता है कि अगर वे जल्दी नहीं करते तो मैरी की जान खतरे में पड़ सकती है। कोई वक्त जाया किए बिना केनिची ब्लैक वॉल्व्स पर आतिशबाजी का हमला करता है और उनका पीछा करता है, जबकि नियनियस और क्रोटन बच निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी भेड़िए पलटकर उनका पीछा करने लगते हैं और जल्द ही ग्रुप नोटिस करता है कि पहले दिखे घोस्ट आसपास मंडरा रहे हैं, यहाँ तक कि उनमें से कोई एक इन भेड़ियों को कंट्रोल कर रहा है। तभी बकैट की तेज इंद्रियां उनके सेंट को पकड़ लेती है और वह सभी को उनके छुपने की जगह से निकाल लेती है। केनिची की नजर अचानक एक ड्रॉप फ्लूट पर पड़ती है जो डॉगमैन की होती है और उसे समझ आ जाता है कि यही क्रिएचर ब्लैक वॉल्व्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन केनिची जल्दी से नियनियस और क्रोटन को वहां से भागने का हुक्म देता है और वे फौरन वहां से निकल जाते हैं। डॉगमैन अपनी फ्लूट उठाने के लिए लपकता है और ब्लैक वॉल्व्स को टारगेट्स का पीछा करने का ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन केनिची को यकीन होता है कि भेड़िए कैटमैन से तेज नहीं दौड़ सकते। अगर ये भेड़िए डॉगमैन के ऑर्डर्स फॉलो करने से बच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी इंस्टिंक्ट्स उन्हें किसी और बड़े खतरे का एहसास करा रही हैं। अचानक अंधेरे में से एक विशालकाय काली छाया उभरती है और झटपट डॉगमैन को गिरा देती है। घोस्ट डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन केनिची हमेशा की तरह जिद्दी सारा ड्रामा देखने वहीं खड़ा रहता है। जैसे ही वह खतरनाक जानवर पास आता है, केनिची अपनी क्रॉसबो निकालकर उस पर फायर करता है। उसी वक्त बॉबकैट उस बीस्ट पर छलांग लगाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और केनिची उस पर फायर क्रैकर्स का जबरदस्त हमला कर देता है। इस बार उसकी ताकत 10 गुना ज्यादा होती है। दिमाग से खाली वह जानवर अपनी विशालकाय मुंह खोलकर फायरवर्क्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर धमाके होते ही वह कमजोर पड़ जाता है। पर केनिची यहाँ रुकने वालों में से नहीं था। वह फौरन अपनी बैकहो समन करता है और जानवर पर पीछे से जबरदस्त वार करता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इस पूरे सीन के दौरान केनिची नोटिस करता है कि डॉगमैन बेहोश पड़ा है। सीन धीरे धीरे फेड होता है और केनिची वापस क्रोटन के घर की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह मैरी के हालचाल पूछता है और उसे पता चलता है कि सबसे बड़ा खतरा टल चुका है। क्रोटन और उसकी वाइफ दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनकी बेटी की जान बचाई। हालांकि केनिची कहता है कि वह कोई हीरो बनने नहीं निकला था, लेकिन उसे यह एक्सपीरियंस काफी दिलचस्प लगा। बाद में वह क्रोटन को घर के बाहर ले जाकर एक राज बताता है। उसने पहले ही डॉगमैन की जान बचाई थी, इस वादे के साथ कि वह कभी क्रोटन या उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डॉगमैन ने इस वादे को कबूल कर लिया, लेकिन साथ में यह चेतावनी भी दी कि वह दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, खासकर उन्हें जो क्रोटन से किसी तरह का बदला लेना चाहते हों। खतरे को भांपते हुए केनिची क्रोटन को सलाह देता है कि वह अपने परिवार को कहीं और शिफ्ट कर ले ताकि वे अब और खतरे में ना रहें। क्रोटन उदासी से कहता है कि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है और वह डेलिया भी नहीं जा सकता क्योंकि जुदुरा का रिश्ता बैकोपा से जुड़ा हुआ है। इस मुश्किल का हल ढूंढते हुए केनिची एक ऑप्शन बताता है, पॉल का डोमेन जो हाल ही में बना है। वह यह भी ऑफर करता है कि वह बारन के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर क्रोटन के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख सकता है। क्रोटन इस आइडिया से खुश तो होता है, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। केनिची समझ सकता था कि अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं होता। अगले दिन जब केनिची घर लौटता है तो माइली गुस्से से भरी होती है कि उसे इतनी मजेदार एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनाया गया। केनिची समझाता है कि उसके पास टाइम नहीं था उसे साथ ले जाने का और उसे अनामोने का भी ध्यान रखना था। आखिरकार माइली उसकी बात मान लेती है और अनामोने दिल से मैरी को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। कुछ दिनों बाद क्रोटन और इयानियास शहर छोड़कर पॉल की बैरोनी की ओर रवाना हो जाते हैं। हालांकि क्रोटन की बीवी और बेटियां वहीं रुकती हैं क्योंकि मैरी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और वे लोग बाद में बैरोनी में उनसे मिलेंगे। बाद में माइली की तेज सूंघने की ताकत उसे बताती है कि एक डॉगमैन उनके घर के आसपास मंडरा रहा है, वही जो पहले मिला था। वह कहता है कि यह अच्छा हुआ कि क्रोटन चला गया क्योंकि बहुत से लोग अब भी उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि उसने उन ट्रबल मेकर्स को संभाल लिया है। हालांकि माइली अब भी किसी भी डॉगमैन की बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वह डॉगमैन जोर देकर कहता है कि उसकी लॉयल्टी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। फिर वह वहां से चला जाता है। जब केनिची उससे पूछता है
कि वह कहाँ जा रहा है तो डॉगमैन कहता है कि अब वह इस शहर में और नहीं रह सकता। इसके बाद केनिची गिल्ड पहुंचता है जहां उसने पहले ही तय कर लिया था कि उस बीस्ट के मीट को बुचर किया जाएगा। लोकल बुचर यह देखकर हैरान रह जाता है कि केनिची एक टस्क बियर लेकर आया है और हैरानी से पूछता है, तुमने इतनी बड़ी चीज कैसे गिरा दी? केनिची बस मुस्कुराकर कहता है, बस किस्मत का खेल था। फिर केनिची बुचर को इंस्ट्रक्शन देता है कि मीट और उसमें मौजूद मैजिक स्टोन को निकाल लिया जाए क्योंकि वह बाकी बचे पार्ट्स को सेल करने वाला है। बुचर तुरंत काम में लग जाता है लेकिन चेतावनी देता है कि इसे पूरा करने में शाम तक का वक्त लग सकता है। इस बीच केनिची घर लौटने का फैसला करता है और रास्ते में एक होटल के पास से गुजरते वक्त उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, मानो कोई उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हो। होटल के अंदर एक जानी पहचानी शक्ल किसी को खोजती हुई दिखाई देती है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। बाद में घर पहुंचकर केनिची अपनी मैजिकल मशीन चालू करता है जिससे वह बायोडीजल बनाता है। वह इसे आसानी से तैयार कर लेता है और देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पहले के मुकाबले 10 गुना कम हो गई है। जब वह नए ऑनिल को अपने जनरेटर में टेस्ट करता है तो वह स्मूथली रन करता है जिससे वह बेहद खुश हो जाता है। शाम को केनिची शहर वापस लौटने का फैसला करता है और माइली और अनामोने को बता देता है कि अगर ज्यादा देर हो गई तो वह रात वहीं बिताएगा। वह सीधा ओल्ड लेडी की शॉप पर जाता है जहां उसे बताया जाता है कि ग्रिमोयरे का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और उसे वह सौंप दिया जाता है। केनिची नोटिस करता है कि ग्रिमोयरे के कवर में एक मैजिक स्टोन जुड़ा हुआ है। ओल्ड लेडी समझाती है कि यह स्टोन इंटीग्रल है क्योंकि बुक में रिकॉर्ड किया गया इनकांटेशन इसी से जुड़ा हुआ है। अगर स्टोन नहीं हुआ तो स्पेल कभी एक्टिवेट नहीं होगा। इसकी अहमियत को समझते हुए केनिची उम्मीद करता है कि यह खरीद उतनी ही फायदेमंद साबित होगी जितनी उसकी पिछली मैजिकल टूल की हुई थी। सीन फिर शिफ्ट होता है। अब केनिची प्रोसेस्ड मीट और टस्क बियर के मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर रहा होता है। काउंटर पर बुचर उसे बताता है कि अब वह अपने सामानों का पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट उसे पैसे पकड़ाती है, केनिची बेशर्मी से उसकी मैसिव मेलन पर नजर डालता है जिससे वह साफ तौर पर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। इसके बाद हम उसे घर लौटते हुए देखते हैं जब अचानक उसे फिर से अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वह सोचता है कि उसे जल्दी लौट जाना चाहिए वरना डैम कोल्ड लग जाएगा, लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर कोई उसकी स्लीव पकड़कर कहता है, आखिरकार पकड़ लिया तुम्हें। पीछे मुड़कर देखने पर उसे प्रिमुला नजर आती है। हैरानी से वह पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिमुला उसे कसकर हक कर लेती है और डांटने लगती है कि वह बिना कुछ कहे अचानक गायब क्यों हो गया। केनिची सफाई देता है कि अगर वह यूं ही गायब नहीं होता तो नोबल्स उसे पकड़ सकते थे और इससे उसकी कंपनी भी खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन प्रिमुला शोल्डर श्रग करते हुए कहती है, यह उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। भीड़ इकट्ठी होती देख केनिची कहता है कि उन्हें प्राइवेटली बात करनी चाहिए। प्रिमुला उसे अपने होटल चलने के लिए कहती है और सीन होटल कैफेटेरिया में शिफ्ट हो जाता है जहां वे दोनों शांति से बातें कर रहे होते हैं। प्रिमुला बताती है कि केनिची की दी हुई ड्रॉजिंग ने कैसे उनके परिवार को नाम दिलाया। वह आगे उन तमाम तरीकों का जिक्र करती है जिनसे केनिची ने उसके परिवार की मदद की, लेकिन केनिची अपनी इम्पोर्टेंस को कम करके बताता है, यह कहते हुए कि उसके परिवार ने भी उसकी काफी मदद की थी। फिर प्रिमुला उसे याद दिलाती है कि उसने उसे बैंडिट्स से बचाया था। शर्माते हुए केनिची उसे कूल डाउन करने को कहता है और पूछता है कि उसने सुना था कि वह पॉल से शादी करने वाली थी। प्रिमुला हंस देती है और बताती है कि ऐसा कुछ बातों में जरूर आया था, लेकिन आखिर में उसने उसे टर्न डाउन कर दिया। केनिची मानता है कि यह शादी एकदम परफेक्ट मैच होती, लेकिन इससे पहले कि उनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती, प्रिमुला टॉपिक चेंज कर देती है। वह बताती है कि अनामन और ओल्ड मेज उससे नाराज थे कि वह बिना गुड बाय कहे चला गया। केनिची मानता है कि उसे गिल्ट महसूस हुआ था, लेकिन वह मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। हालांकि प्रिमुला जिद करती है कि उसने कोई ट्रबल नहीं दी। इस बात को मानते हुए केनिची उसे कहता है कि अब वह रिलैक्स कर सकती है और घर लौट सकती है, लेकिन प्रिमुला साफ मना कर देती है। वह कहती है कि केनिची वापस लौटने का कोई इरादा नहीं रखता तो वह भी यहीं स्टे करेगी। केनिची पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला कि वह इस सिटी में है। प्रिमुला बताती है कि वह गिल्ड्स में उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर रही थी और एक दिन उसे पता चला कि केनिची ने इस लोकल गिल्ड में एनरोल किया है। फिर उसने बिना वक्त गवाए
एक कैरेज लिया और यहाँ पहुंच गई। आखिर में वह बोल्डली केनिची से कहती है कि वह आज रात उसकी औरत बनना चाहती है। यह सुनकर केनिची हैरान रह जाता है, लेकिन प्रिमुला इंसिस्ट करती है। केनिची समझता है कि जब एक हॉट लेडी इतनी इंसिस्ट करे तो ना कहना सही नहीं होता, और वह आखिरकार एग्री कर लेता है। सीन फिर से प्रिमुला के रूम में शिफ्ट हो जाता है, जहां वह कोई वक्त गवाए बिना डिसरोब होती है, और जल्द ही केनिची और वही कार्य एक इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं। अगले दिन जब केनिची अपने मेंशन लौटता है तो माइली और अनामन यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके साथ एक औरत भी है, और तभी उन्हें समझ आता है कि वह मालो की बेटी है। प्रिमुला साफ तौर पर अपसेट थी कि केनिची उसे पीछे छोड़कर चला गया, लेकिन उसने अनामन और माइली को अपने साथ रखा। केनिची सफाई देता है कि माइली को लाने का उसका कोई प्लान नहीं था, वह बस उसकी स्मेल को फॉलो करके आ गई। और रही बात अनामन की, तो वह अभी एक छोटी बच्ची है, इसीलिए उसे अकेला छोड़ना सही नहीं था। अनामन यह देखकर ज्यादा खुश नहीं थी कि केनिची और प्रिमुला और करीब आ रहे हैं। जल्द ही माइली और अनामन दोनों उसका अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने लगती है। तभी अनामन अचानक एक सवाल पूछ लेती है, क्या प्रिमुला अब हमेशा हमारे साथ रहने वाली है? वह चिंता जताती है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका घर बहुत क्रैम्प्ड हो जाएगा। इस पर प्रिमुला और अनामन के बीच एक राइवलरी शुरू हो जाती है। केनिची उन्हें गेट अलॉन करने के लिए कहता है, और अनामन ये होप करती है कि वह और ज्यादा लोगों को ऐड करने का प्लान नहीं बना रहा। हालांकि केनिची इस बात पर क्लियरली एग्री नहीं करता। फिर प्रिमुला की नजर वेल पर पड़ती है, और वह हैरान हो जाती है कि केनिची बॉबकैट को भी अपने साथ लाया है, जबकि वह उम्मीद कर रही थी कि वह उसे लाएगा। केनिची बताता है कि वेल भी उसे फॉलो करके आई थी। बाद में सब इस बात पर बहस करने लगते हैं कि केनिची के सबसे करीब कौन सोएगा। थक हारकर वह स्क्वेबल को साइड कर देता है और बात लेने चला जाता है। वह यह रिमार्क करता है कि उसने एक एक्स्ट्रा टब भी खरीदा है, क्योंकि अब उनका छोटा सा फैमिली ग्रुप बढ़ गया है। सीन में दिखाया जाता है कि केनिची एक टब में बात कर रहा है, जबकि माइली और अनामन दूसरे टब में हैं। हालांकि अनामन जिद करने लगती है कि वह केनिची के साथ उसके टब में नहाएगी। शुरुआत में केनिची थोड़ा अनश्योर होता है, लेकिन आखिरकार वह उसे रोक नहीं पाता और वे साथ में बात करने लगते हैं। प्रिमुला भी आखिर में आ जाती है, लेकिन वह शर्मीली महसूस करती है और सबके साथ बात शेयर करने में अनकंफर्टेबल होती है। केनिची उसे सजेस्ट करता है कि वह बाद में प्राइवेट बात ले सकती है, लेकिन प्रिमुला रात में अकेले नहाने से डरती है, इसीलिए वह माइली के टब में ज्वाइन कर लेती है। बात के बाद केनिची ग्रिमोयर से फायरबॉल स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेल फेल हो जाता है। वह सोचने लगता है कि शायद उसमें कोई मैजिक पावर नहीं है, लेकिन तभी अनामन मजाक मजाक में वही स्पेल दोहराती है और अचानक एक बड़ी फायरबॉल घर के बीचों बीच ब्लास्ट हो जाती है। सब हैरान परेशान रह जाते हैं। केनिची तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर खरीदता है और लड़कियों के साथ मिलकर जल्दी से आग बुझा देता है। अनामन इस कमोशन के लिए माफी मांगती है, लेकिन केनिची अपसेट होने के बजाय एक्साइटेड होता है और इम्प्रेस भी। हालांकि उनका एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अनामन अचानक बेहोश हो जाती है। वे उसे बेहद संभाल कर बेड पर लिटाते हैं। सुबह होने तक उसका फीवर कम हो जाता है। केनिची उसे एक कैन पीचेस देता है, जिसे वह खुशी खुशी खाती है। बाकी लड़कियां भी पीचेस को देखकर इंट्रिग्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि इसका टेस्ट नोबल्स के खाने जैसा है। कुछ दिनों बाद जब अनामन पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, केनिची मैरी और उसकी माँ को इनवाइट करता है, क्योंकि मैरी भी अब ठीक हो चुकी थी। वे सब मिलकर एक लाइवली बारबेक्यू करते हैं, जिसमें टुस्क बियर मीट ग्रिल किया जाता है। लेकिन मैरी शिकायत करती है कि मीट बहुत टफ है और चबाना मुश्किल हो रहा है। इस पर केनिची मीट को सोया सॉस एंड स्पाइसेस के ब्लेंड से टेंडराइज करता है और फिर से बारबेक्यू करता है। इस बार मीट बहुत स्वादिष्ट बनता है और सभी लोग खाने का मजा लेते हैं। डिनर के बाद केनिची बची हुई बियर स्टू से एक गाढ़ा सूप बनाते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं कि यह कितना लजीज है। बाद में हम देखते हैं कि अनामन और मैरी ने वह पिक्चर बुक पूरी कर ली है जिस पर वे काम कर रहे थे। प्रिमुला यह देखकर उत्साहित हो जाती है और कहती है कि इसमें बहुत अच्छा बिजनेस पोटेंशियल है। वह स्ट्रांशिया में इस क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर आधारित एक बिजनेस शुरू करने का फैसला करती है, जिस पर केनिची मजाक करते हुए कहते हैं कि शायद उन्होंने उसके अंदर की बिजनेस वाली स्पिरिट जगा दी है। जब वह पूछते हैं कि वह पिक्चर बुक के अलावा और क्या बेचेगी, तो वह बताती है
कि वह बियर स्टू को एक खास डिश के रूप में बेचेगी जिसका नाम होगा स्ट्यू ड्रिंकर्स। मैरी की माँ भी आत्मविश्वास से कहती है कि ये प्रोडक्ट्स जरूर बिकेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी टेस्टी चीज पहले कभी नहीं खाई, यहाँ तक कि स्ट्रांशिया में भी नहीं। बाकी लोग भी इस आइडिया को लेकर एक्साइटेड होते हैं और मैरी की माँ ऑफर देती है कि वह केनिची की वाइफ के दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करेंगे ताकि उनके परिवार के लिए केनिची ने जो किया उसका एहसान उतार सके। प्रेमुला, जिसे प्यार से केनिची की वाइफ बुलाया जाता है, खुशी से मुस्कुराती है और मैरी की माँ, जो खुद वेट्रेस रह चुकी है, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके इस बिजनेस में मदद करने का वादा करती है। केनिची इस अरेंजमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं और मैरी भी इसमें हाथ बंटाने का फैसला करती है। जब वह अनामन से पूछती है कि उसके क्या प्लान्स हैं, तो अनामन बस इतना कहती है कि वह केनिची के साथ रहना चाहती है। अगले दिन केनिची प्रेमुला को टाउन में छोड़ते हैं और उसके लिए एक यूटिलिटी कार्ड खरीदते हैं जिससे वह अपना बिजनेस चला सके। बाद में टाउन में प्रेमुला और बाकी लड़कियां अपना स्टू बेचती नजर आती हैं और ये बहुत जल्दी एक हिट आइटम बन जाता है। लोग इसे टेस्ट करने के लिए इकट्ठा होने लगते हैं और कई लोग ये कहने लगते हैं कि ये इतना फाइन डिश है कि इसे नोबल्स, राजसी लोग को भी सर्व किया जा सकता है। लेकिन माहौल अचानक खराब हो जाता है जब कुछ रफ लुकिंग आदमी वहां आकर परेशानी खड़ी करने लगते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं कि स्टू में एक कीड़ा मिला है और स्टॉल की खराब हाइजीन को लेकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि केनिची अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने घर के पास की चट्टानों का सर्वे कर रहे हैं। वह यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि पहाड़ी के ऊपर अनछुए नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि यहाँ कीमती मटेरियल छिपे हैं जिन्हें सही तरीके से निकाला जा सकता है। वहीं अनामन दूरबीन से झांकती है और चट्टान के किनारे कुछ चमकते हुए पत्थर देखती है। केनिची पास जाकर देखता है और नोटिस करता है कि उसने पहले कभी ऐसा औरे खनिज पत्थर नहीं देखा है और उसे लगता है कि यह काफी महंगा बिक सकता है। लेकिन यह सोचते हुए कि इसे कैसे माइन किया जाए, वह समय देखते हैं और पाते हैं कि शाम हो चुकी है। वह तय करते हैं कि इसे बाद में देखा जाएगा और वापस टाउन जाकर प्रेमुला को लेने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचकर वह प्रेमुला और बाकी लोगों से मिलते हैं और प्रेमुला खुशी से बताती है कि उनका सारा स्टॉक पहले ही दिन बिक गया। केनिची उसके इस शुरुआती सक्सेस पर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि यह उनके अच्छे खाने और प्रेमुला की बिजनेस सेंस का कमाल है। फिर वह पूछते हैं कि यह बीस्ट वुमन कौन है जो उसके साथ खड़ी है। प्रेमुला बताती है कि जब कुछ गुंडे स्टॉल पर बवाल कर रहे थे तब इसने उनकी मदद की और उन्हें बचाया। उसने उन आदमियों से कहा कि उसने खुद देखा था कि वे स्टू के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और उसमें कीड़ा डाल रहे थे। जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो उसने इशारा किया कि उनके पॉकेट में अभी भी कीड़े हो सकते हैं जो उनके झूठ का सबूत हो सकता है। वे गुंडे उसकी चालाकी से इतने चौंक गए कि बहस हारने का एहसास होते ही वहां से भाग गए। इसके बाद प्रेमुला बताती है कि उसने इस बीस्ट वुमन को अपनी बॉडीगार्ड के रूप में हायर कर लिया है। केनिची उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन वह बीस्ट वुमन जो शरारती मुस्कान के साथ जवाब देती है, कहती है कि यह घटना तो उसके ही फायदे में रही क्योंकि प्रेमुला ने उसे सिर्फ गुंडों को सख्त नजर से देखने के बदले एक छोटा सिल्वर कॉइन इनाम में दे दिया था। वह इस जॉब को बहुत आसान मानती है और खुद को नियामेना के नाम से परिचय देती है, जिस पर केनिची भी अपना परिचय देते हैं। इसके बाद केनिची घर वापस लौटते हैं जहां माइली और अनामोन उन्हें गर्मजोशी से वेलकम करते हैं, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने एक और महिला को साथ लाया है। केनिची समझाते हैं कि वह प्रेमुला की नई बॉडीगार्ड है। माइली यह सुनकर राहत महसूस करती है कि वह उनकी किसी और अफ्तेह का हिस्सा नहीं है। केनिची यह भी जोड़ते हैं कि न्यामेना केवल इसलिए आई है क्योंकि प्रेमुला उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी। जैसे ही वे घर के अंदर जाते हैं, बॉबकैट दरवाजे पर उनका स्वागत करता है और न्यामेना उसे देखकर हैरान रह जाती है। बाद में डिनर के दौरान न्यामेना खाने की तारीफ करते हुए कहती है कि यह बहुत शानदार है, लेकिन अगर इसके साथ वाइन होती तो और भी बेहतर लगता। केनिची उसकी इच्छा पूरी करते हुए उसे वाइन ऑफर करते हैं, हालांकि मजाक में यह भी कहते हैं कि यह दुकान की सबसे सस्ती वाइन है। न्यामेना यह सुनकर भी खुश होती है और कहती है कि इतना लजीज खाना और वाइन मिलना किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। कुछ देर बाद केनिची कैजुअली पूछते हैं कि क्या वह नहाना पसंद करेगी। ये सुनकर
न्यामेना चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है कि यहाँ बात भी मौजूद है। अनामोन तुरंत आगे बढ़कर कहती है कि वह अपनी फायर मैजिक से पानी गर्म कर सकती है। केनिची थोड़ी चिंता के साथ देखता है कि क्या यह सुरक्षित होगा, लेकिन प्रिमुला उसे आश्वस्त करती है कि हर बार मैजिक का इस्तेमाल करने से उनकी शक्तियां और मजबूत होती। आखिरकार सब लोग आराम से नहाते हैं और बाद में खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। इसके बाद न्यामेना बिस्तर को निहारते हुए कहती है कि वह यहाँ हमेशा के लिए रह सकती है, लेकिन माइली तुरंत आपत्ति जताते हुए कहती है कि पहले से ही यह घर 4 लोगों के साथ काफी क्रैम्पड, भीड़ भाड़ वाला हो चुका है। बाद में केनिची अनामोन की क्लासेस शुरू करते हैं। न्यामेना यह देखकर हैरान होती है कि अनामोन पढ़ाई कर रही है। केनिची समझाते हैं कि पढ़ना, लिखना और गणित सीखना उसके भविष्य के अवसरों को बढ़ा सकता है। वह यह भी जोड़ते हैं कि उन्होंने सुना है कि इस दुनिया में महिलाओं के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, जिस पर न्यामेना गंभीरता से सहमति जताती। वह बताती है कि कई महिलाओं को अपनी जिंदगी जीने के लिए खुद को बेचना तक पड़ता है। इसके बाद केनिची सुझाव देते हैं कि अनामोन प्रिमुला के साथ मिलकर बिजनेस की ट्रेनिंग ले सकती है, लेकिन अनामोन का सपना सिर्फ मैजिक सीखना और एक दिन केनिची के साथ मिलकर ड्रैगन्स को हराना है। केनिची हालांकि किसी भव्य एडवेंचर के लिए उतने इच्छुक नहीं है। उन्हें अपनी शांति भरी स्लो लाइफ ज्यादा पसंद है। इस बीच प्रिमुला का स्टॉल हर दिन और ज्यादा सक्सेसफुल होता जा रहा है। वहीं केनिची चट्टान तक पहुंचने के लिए एक मजबूत स्कैफोल्डिंग तैयार कर लेते हैं। काम खत्म करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि पहले ही काफी रात हो चुकी है। प्रिमुला काम से लौटती है और केनिची से पूछती है कि क्या वह सारी चीजें बस अपने आइटम बॉक्स में स्टोर कर रहा है। वह मानता है कि उसके पास कई राज हैं, लेकिन वह सब कुछ नहीं बता सकता। वह यह भी जोड़ता है कि हर किसी के पास कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं और उसे यकीन है कि प्रिमुला के पास भी 1-2 जरूर हों। प्रिमुला उसे संदेह भरी नजरों से देखती है, लेकिन फिर भी दिलचस्पी लेती है। तभी केनिची उसे अचानक किस करता है और फुसफुसाता है कि अगर वह जाना चाहती है तो अभी जा सकती है, लेकिन वह उसे छोड़ने से इनकार कर देती। इस दौरान न्यामेना यह सारा रोमांटिक सीन देख रही होती है और यह सोचकर झुंझला रही होती है कि उन्हें उसकी मौजूदगी की परवाह भी नहीं। केनिची फिर मजाक में उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई मर्द नहीं है, यह कहते हुए कि वह काफी आकर्षक है। न्यामेना ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि उसे बेकार पुरुषों से दूर रहना पसंद। अगले दिन केनिची स्कैफोल्डिंग के चारों ओर घास काटने में व्यस्त होता है, जबकि प्रिमुला ने छुट्टी लेकर दूसरी तरफ एक्सप्लोर करने का फैसला किया। जब वे सभी चढ़ाई करते हैं तो केनिची खुलासा करता है कि उसने मैरी और उसकी माँ को भी इस आउटिंग के लिए इनवाइट किया है। इसके बाद वे अपने अपने काम में लग जाते हैं और केनिची चट्टान में ड्रिल करना शुरू करता है। वह एक और निकालता है, उसे जांचता है और पता चलता है कि यह रोडोनाइट है, जिसकी एक छोटी सी टुकड़ी की कीमत 2 लाख येन से अधिक है। खजाना मिलने की संभावना से उत्साहित होकर वह कई और निकालता है और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख येन की संपत्ति जमा कर लेता है। बाद में केनिची खाने की तैयारी करता है और ग्योजा बनाने में लड़कियों की मदद लेता है। खाना तैयार होने के बाद वे सब इसे चखते हैं और इस बात पर हैरान होते हैं कि भालू के मांस से बना होने के बावजूद यह कितना लाजवाब स्वाद दे रहा है। प्रिमुला खास तौर पर उस खट्टी मीठी पीली सॉस से प्रभावित होती है, जिसे केनिची मायोनीज बताता है। न्यामेना बताती है कि हाल ही में यह साम्राज्य एम्पायर में बहुत लोकप्रिय हुई है और इसे एक जादूगर ने जादू की मदद से तैयार किया था। यह सुनकर केनिची को डबल एंट्री बुक कीपिंग और पिक्चर पंप जैसी आविष्कारों के पीछे के प्रतिभाशाली इनोवेटर की याद आ जाती है। खाते खाते केनिची सोचता है कि कहीं वह मैजिशियन भी ग्योजा तो नहीं खा रहा होगा। प्रिमुला फिर पूछती है कि क्या केनिची ने इसे बनाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसका राज्य बस एक साधारण रेसिपी में छिपा है, विनेगर, अंडे और थोड़ा सा तेल। प्रिमुला इससे प्रेरित होकर रेसिपी सीखने की जिद करती है और केनिची उसे सिखाने का वादा करता है। इसके बाद प्रिमुला ग्योजा को अपने स्टॉल पर बेचने का विचार व्यक्त करती है। केनिची उसे याद दिलाता है कि यह एक मेहनत भरा काम है, जिस पर प्रिमुला जवाब देती है कि वह हमेशा अतिरिक्त स्टाफ हायर कर सकती है। केनिची मुस्कुराता है और कहता है कि अब वह सच में एक परिपक्व व्यापारी बन गई है। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। केनिची एक और डिश बनाने का फैसला करता है। इस बार वह स्टीक बनाता है और न्यामेना इसे खाने के बाद इसकी तारीफ करती है। फिर उसकी तेज घ्राण शक्ति, कीन नोज, एक अलग सी खुशबू पकड़ती है। केनिची बताता है कि यह वाइन है और न्यामेना तुरंत उसे चखने की गुजारिश करती है। केनिची उसे चेतावनी देता है
कि यह काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी गुजारिश को अनदेखा नहीं कर पाता और उसे एक अच्छी मात्रा में वाइन दे देता है। कुछ ही देर में न्यामेना पूरी तरह नशे में चूर हो जाती है और केनिची से चिपकने लगती है। यह देखकर मायामेना नाराज हो जाती है और उसे केनिची से खींचकर अलग कर देती है, लेकिन न्यामेना मुस्कुराकर कहती है कि उसे केनिची को चुराने का कोई इरादा नहीं है और वह सिर्फ खाने की वजह से यहाँ रहना चाहती है। हालांकि मायामेना अब भी उस पर भरोसा नहीं करती और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी प्रिमुला बीच में दखल देती है और मायामेना से कहती है कि उसे सही तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि प्रिमुला को अभी भी उसकी बॉडीगार्ड की जरूरत है। मायामेना अभी भी सतर्क रहती है, लेकिन प्रिमुला उस पर विश्वास जताती है और आखिरकार उसे रुकने की इजाजत दे देती है, यह जानते हुए कि न्यामेना की रुचि केनिची में नहीं बल्कि सिर्फ अच्छे खाने में है। बाद में हम देखते हैं कि मायामेना ने शेड में अपना खुद का कमरा सेट कर लिया है। वह कैजुअली केनिची से पूछती है कि क्या उसे रेंट देना पड़ेगा, जिस पर वह जवाब देता है कि नहीं। मजाक में वह पूछती है कि क्या वह उसे टेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केनिची हंसकर टाल देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह सिर्फ चाहता है कि वह प्रिमुला की मदद करती रहे। जैसे ही वह जाने लगता है, मायामेना उसके करीब झुककर प्लेफुल अंदाज में पूछती है कि क्या वह उसके साथ अकेले समय बिताने के बाद कुछ करने वाला नहीं है। तभी मायामेना बीच में आ जाती है और माहौल को हल्का कर देती है, इससे पहले कि कुछ और होता। फिर मायामेना मजाक में केनिची से कहती हैं कि वह उनके साथ जो चाहे कर सकता है, जिससे केनिची कुछ देर के लिए कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। 1 महीने बाद प्राइमुला का स्टॉल इतना एक्सपैंड हो चुका है कि अब उसे केरला के नाम से जाना जाता है। उसने नए स्टाफ को हायर किया है, जिनमें से एक का नाम आइरिस है, जो एक नए ब्रांड के लिए चीफ बनने की ट्रेनिंग ले रही है। समय के साथ केनिची रिवील करता है कि उसने 15 मिलियन येन की कीमत का रोडोनाइट निकाल लिया है। वह यह भी बताता है कि एनिमो और उसकी टीम ने प्लेट्यू के ऊपर हर्ब्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जबकि मायामेना ने उस जगह को अपना पर्सनल हंटिंग ग्राउंड बना लिया है। कुछ समय बाद यह अनाउंस किया जाता है कि कारेला ने सिटी में एक वेयरहाउस रेंट पर लिया है और वे अब वहां अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। डेली प्रॉफिट 1,50,000 से 2 लाख येन के बीच है और अनुमानित वार्षिक मुनाफा 70 मिलियन येन से अधिक होने की उम्मीद है। अब उनके पास इतने लोग हैं कि वे 2 नई ब्रांचेस खोल सकते हैं और आइरिस अब दूसरे शेफ्स को ट्रेनिंग भी देने लगी है। केनिची इस सफलता को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि यही एक टॉप क्लास मर्चेंट की असली ताकत होती है और प्रेमुला तो एक अलग ही लेवल पर काम कर रही है। उसी रात जब सभी रिलैक्स कर रहे होते हैं, प्रेमुला केनिची को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसकी सारी सक्सेस उसके डिलिशियस फूड की वजह से है। केनिची सोचता है कि उसके पुराने दुनिया की पावर को हल्के में नहीं लिया जा सकता और वह साइलेंटली उम्मीद करता है कि यह समृद्धि बनी रहे, हालांकि वह जानता है कि बदलाव तो आकर ही रहेगा। दूसरी ओर क्वीन अपनी बेटी प्रिंसेस लिलिथ से बात कर रही होती है। क्वीन बताती है कि डालिया के पास के बैंडिट्स को हरा दिया गया है और यह काम किसी ऐसे मेज ने किया है जो आयरन बीस्ट समन कर सकता है। लिलिथ कहती है कि यह तो रॉयलिस्ट फैक्शन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और सोचती है कि आखिर कौन होगा जो ऐसी शक्तिशाली आयरन बीस्ट समन कर सकता है। फिर क्वीन बताती है कि वह मेज अब एस्ट्रेंशिया में रह रहा है, जो एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, और यह सुनकर लिलिथ को भी दिलचस्पी होने लगती है। क्वीन कहती है कि स्पिरिट्स ने ही उसे वहां पहुंचाया होगा। यह इशारा करता है कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन प्रिमुला मिस्टर यूटोरियम की वाइफ कैनन से मिलती है और वे दोनों प्रिमुला के पिता की कंपनी और उनके बढ़ते हुए ट्रेड बिजनेस के बारे में फ्रेंडली बातचीत करती हैं। उधर केनिची एक ओल्ड विच के पास जाता है ताकि एक्सप्लोजन मैजिक की एक बुक खरीद सके। एक काइंड जेस्चर के रूप में वह ओल्ड विच एनिमोन को एक गिफ्ट देती है, एक किताब जो हाउसहोल्ड मैजिक के बारे में है। उसी शाम जब केनिची अपने दोस्तों के साथ होता है, प्रिमुला उसे बताती है कि लेडी कैनन को एक एलिगेंट ब्रूच की जरूरत है। हाल ही में अपनी डालिया की ट्रिप के दौरान लेडी कैनन ने देखा कि माला की कंपनी द्वारा बेचे गए ब्रूचेस उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिससे वह असंतोष की स्थिति में सिटी छोड़कर चली गईं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केनिची प्रिमुला को एक खूबसूरती से तराशा हुआ पत्थर देता है जिसमें एक महिला की छवि बनी हुई है। जब प्रिमुला उसे ध्यान से देखती है तो उसे यह देखकर झटका लगता है कि वह छवि लेडी कैनन से काफी मिलती जुलती है, लेकिन केनिची उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि इसे कामिन को देना है, ये बताते हुए कि उसने इसे खास तौर पर उसी के लिए बनाया है। अगली सुबह माइली केनिची को एक खबर देती है कि उसके बताए गए इलाके में
कुछ नए डंजन्स खोजे गए हैं। पहले उसने यह जानकारी छिपाकर रखी थी ताकि नियमिना को पता न चले, क्योंकि वह अब भी माइली से नाराज रहती है। ज्यादा समय नहीं बीतता कि एनीमोन एक्सपीडिशन में शामिल होने की इच्छा जाहिर करती है और केनिची तुरंत सहमति दे देता है। जब वे सब एक साथ डंजन की ओर बढ़ते हैं तो उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जिससे केनिची अपना कैमरा निकालकर कुछ फोटोज क्लिक करता है। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां चमचमाते हुए कई क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए केनिची एक रॉकेट टूल का इस्तेमाल करता है, इस उम्मीद में कि ये कीमती चीजें एक बड़ी कीमत में बिक सकती हैं। लेकिन तभी वहां एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है। वह एक विशालकाय मकड़ी होती है। टीम तुरंत बैटल के लिए तैयार हो जाती है। केनिची अपनी क्रॉसबो से उस खतरनाक मकड़ी पर वार करता है, लेकिन उसकी बोल्ट्स उस पर असर नहीं करती। इसके बाद माइली अपनी बो से मकड़ी की आंखों को निशाना बनाती है, जिससे वह नोटिसेबली कमजोर हो जाती है। केनिची एनीमोन से भी कहता है कि वह अपनी मैजिक से आंखों पर वार करे, लेकिन डर के कारण वह हिचकिचा जाती है। उसी समय मकड़ी एक जोरदार हमला कर देती है, जिससे टीम को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। बाहर आकर एनीमोन केनिची से अपनी झिझक के लिए माफी मांगती है और वह उसे जेंटली समझाता है कि अभी वह इतनी खतरनाक एडवेंचर्स के लिए बहुत छोटी है। उसी रात जब सभी गर्म पानी में आराम कर रहे होते हैं, नियमिना गुस्से में आती है कि उसे डंजन एक्सपीडिशन के बारे में क्यों नहीं बताया गया। हालांकि केनिची बिना विचलित हुए अनाउंस करता है कि वह फिर से क्रिस्टल्स इकट्ठा करने के लिए वहां जाएगा। इस बार नियमिना भी इंसिस्ट करती है कि वह इस ट्रिप में जरूर शामिल होगी, खासकर जब प्रिमुला ने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है, और केनिची सहमत हो जाता है। बाद में एक शांत पल में केनिची एनीमोन को बताता है कि उसने नया स्पेल बुक पूरा रिकॉर्ड कर लिया है। खुशी से झूमते हुए एनीमोन तुरंत किताब खोलने लगती है, लेकिन केनिची उसे जल्दी रोकता है और सलाह देता है कि उसे पहले अपनी प्रैक्टिस पूरी करनी चाहिए, वरना यह किताब पूरे घर को जला सकती है। अगली सुबह टीम एक बार फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार होती है और फिर से डंजन की ओर बढ़ती है। केनिची वहीं से काम शुरू करता है जहां उसने पिछली बार छोड़ा था और सावधानी पूर्वक क्रिस्टल्स को इकट्ठा करता जाता है। तभी फिर से वही विशाल मकड़ी लौट आती है, जिससे टीम को अपने केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी के अनुसार तुरंत एक्शन में आना पड़ता है। लड़कियां तुरंत मकड़ी पर पॉइजन फेंकती हैं ताकि वह अपना जाल न बना सके, और इसी मौके का फायदा उठाकर एनीमोन एक शक्तिशाली फायरबॉल छोड़ती है, जिससे वह पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है। खतरा टलने के बाद टीम अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखती है, लेकिन तभी मकड़ी फिर से लौट आती है और एक और भयंकर बैटल शुरू हो जाती है। जैसे ही हालात गंभीर होते हैं, एक दूसरी मकड़ी प्रकट होती है और इस बार यह एक मादा होती है। केनिची अंदाजा लगाता है कि यह बड़ी मादा मकड़ी शायद घोंसले की रक्षक है, जो अपनी मांद में रहती है, जबकि अब मरा हुआ नर मकड़ी भोजन की तलाश में घूमता था। अब जब वह शिकार नहीं कर सकती तो केनिची सोचता है कि वह धीरे धीरे भूख से मर जाएगी। टीम वहां से निकलने का फैसला करती है, लेकिन मादा मकड़ी उनका रास्ता रोक लेती। लड़कियां फिर से उस पर जहर फेंककर उसे बेअसर करने की कोशिश करती हैं और एनीमोन कई स्पेल्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह अडियल मकड़ी पीछे हटने की बजाय लगातार हमला करती रहती है। तेजी से सोचते हुए केनिची एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है। वह एक बुलडोजर खरीदता है। एनीमोन को साथ लेकर वह उस मशीन पर चढ़कर मकड़ी की तरफ बढ़ता है। वह पूरी ताकत से बुलडोजर के शॉवल को मकड़ी पर झटके से घुमाता है, लेकिन वह जिद्दी जीव धातु को मजबूती से पकड़ लेती है और यहाँ तक कि उस पर चढ़ने लगती है। फटाफट प्रतिक्रिया देते हुए एनीमोन अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल कर मकड़ी को संतुलन खोने पर मजबूर कर देती है, जिससे केनिची को वार करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वह बुलडोजर के शवल से एक जबरदस्त आखिरी वार करता है, जिससे वह मकड़ी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। अब जब रास्ता साफ हो गया था, केनिची कुछ और क्रिस्टल इकट्ठा करता है और फिर टीम डंजन से बाहर निकलती है। घर लौटने के बाद जैसे ही प्रिमुला मकड़ी को देखती है, वह डर के मारे जोर से चिल्ला उठती है। बाकी सभी लोग अंदर भागते हैं, लेकिन यह देखकर चौंक जाते हैं कि केनिची अपने साथ एक मकड़ी का अंडा लेकर आया है। वह समझाता है कि उनकी चिंताओं के विपरीत यह अंडा बहुत उपयोगी है और पकाने के बाद यह विटामिन से भरपूर होता है और इसे खाने वालों को ताकत देता है। पहले तो सभी को शक होता है, लेकिन फिर भी वे क्यूरियोसिटी के चलते उसे चखने का फैसला करते हैं। खाने के बाद वे इसके अनोखे स्वाद से हैरान रह जाते हैं। प्रिमुला उत्साह में कहती है कि इसका स्वाद बिल्कुल चीज जैसा है। वह समझाती है कि केटन किंगडम में केवल कुछ चुनिंदा जगहों पर ही चीज बनाया जाता है, जिससे यह बहुत महंगा होता है। यह सुनते ही उसके दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आता है, चीज बनाने और बेचने का। केनिची भी इस बातचीत में शामिल होता है और बताता है
कि असल में चीज बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ दूध और सेब साइडर विनेगर की जरूरत होती है। इसके बाद वह एक सैंपल चीज बनाकर सबको चखने देता है और सभी मान जाते हैं कि यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। प्रीमुला अपने इस नए पैशन को लेकर इतनी उत्साहित हो जाती है कि वह लेडी केन को भी चीज बनाने की कला सिखाना चाहती है, लेकिन केनिची पहले मना कर देता है, ये बताते हुए कि उसे नोबल्स के साथ किसी तरह का झंझट नहीं चाहिए। हालांकि जब वह प्रीमुला की जिद के पीछे की असली वजह जानना चाहता है, तो वह आखिरकार कबूल करती है कि कुछ दिन पहले करप्ट मर्चेंट थुगलोम उसके स्टॉल पर आकर उसे परेशान कर रहा था। भले ही नियमिना ने उसे केनिची को बताने के लिए कहा था, लेकिन प्रीमुला ने उससे चुप रहने की विनती की थी। यह सुनते ही केनिची तुरंत प्रीमुला को उस लालची व्यापारी से बचाने की कसम खा लेता है, लेकिन प्रीमुला खुद इस मामले को अपने तरीके से निपटाना चाहती है और अपने बिजनेस स्किल्स का इस्तेमाल कर इसे सुलझाने का फैसला करती है। आखिरकार केनिची मान जाता है और प्रीमुला को लेडी केन को चीज बनाने की ट्रेनिंग देने की इजाजत देता है। अगली सुबह लेडी केन की मदद से ठगलोम को एक सख्त चेतावनी भरा पत्र मिलता है, जिसमें उसे साफ साफ कहा जाता है कि वह प्रीमुला की दुकान से दूर रहे। और बाद में हम देखते हैं कि प्रीमुला और बाकी लड़कियां अपने रेस्टोरेंट को जोश और सफलता के साथ चला रही हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब क्वीन केन खुद केनिची के घर आने का फैसला करती है। केनिची उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है और वह उसकी रोमांचक यात्राओं की तारीफ करती है, खासकर उसके उस समर्पण की जिससे वह कमजोर लोगों की मदद करता है। बातचीत के दौरान केनिची पूछता है कि उन्होंने इतनी दूर यात्रा करके उसे मिलने का फैसला क्यों किया, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, क्वीन अचानक बीमार महसूस करने लगती हैं। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह कमजोर और चक्कर महसूस करने लगती है, जिससे सभी लोग उनकी तबीयत को लेकर चिंतित हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू नॉट मिस द नेक्स्ट पार्ट।